बेहतरीन मुस्कान आपके चेहरे पे आ गई। जी। पहली बार यशवंत जी को कहाँ देखा? यशवंत यादव अच्छे हस्बैंड थे या आप अच्छी पत्नी थी? कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं डरता है, कीमो से डरता है। जी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ भगवान का कि मुझे कीमो से बचाया। एक MIM कैंडिडेट को हराया, मुस्लिम कैंडिडेट, जो 2014 में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बूम था, वारिस पठान को आपने हराया। जी। क्या रीजन थी आपकी जीत की? कितने भी साल शिवसेना में रहे, बाला साहब ठाकरे कैसे रहे? वो ऑरा देख के मैं पर्सनैलिटी लिटरली आई वाज क्राइंग। उद्धव साहब से कब पहले मुलाकात हुई थी आपकी? आपकी लड़ाई आप लड़ो, हम आपके पीछे खड़े रहते, तो क्या करना चाहिए? ऐसा मैसेज आया? मैसेज नहीं, मुझे बोला गया है। कौन बोला? मुझे बोला गया, सर ने बोला गया, हमारे नेतृत्व ने बोला गया, उद्धव साहब ने बोला कि हम हमारी आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। शिंदे जी ने आपको क्या आश्वासन? अच्छा, एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, बीच में कितना फर्क आप बता सकती है इसमें? लेकिन एक तरफ से टग ऑफ वॉर आ रहा है, टग ऑफ वॉर चालू है, यहाँ से वो लोग खींच रहे शिंदे ग्रुप से, यहाँ से ये किसको? इनकी पार्टी को तोड़ने का भी आप लोग के ऊपर है कि ये जो हुआ है ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कभी तो होना था। नहीं, मैं खाली शिवसेना पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, बाद में एनसीपी भी वैसी। सब 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 इसका मास्टरमाइंड कौन है मैडम, समझ में नहीं आता। उर्दू भवन के बारे में बताएं, आप जोर शोर से उर्दू भवन का आपने आगाज किया था जी कि यार ये मुस्लिम नेता मुस्लिम की एजुकेशन की बात कर रहा है, इनको घुमा नहीं रहा है, मुस्लिम के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कोई एक ऐसा नेता जहन में आता है कि मुस्लिम में कि नहीं यार ये थोड़ा सा मुसलमानों के लिए बात करता है? यामिनी यादव बुरखे बांट रही है। हाँ, 50 खोके। नीतीश राणे ऐसा है कि बार बार मुसलमानों को मारने की बात करता है, हर्ट करता है। आप अपने वोटर्स को दोनों में से सैफ या शाकिर? दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट का ये नया एपिसोड है। आज हमारी मेहमान जो है यामिनी यादव है, एक फाइटिंग लेडी, एक पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन की वाइफ और दो जो जवान लड़कों की माँ। यामिनी यादव बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी से शिवसेना शिंदे ग्रुप से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। अब मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही डबल शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके स्टूडियो में। मैडम, हमारे पॉडकास्ट में हम बात करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि उनके जिनको 4 लाख लोग ने आपको वोट दिया है और अपोजिट वाले अलग 4 लाख, यानी 8 लाख 10 लाख लोग आपको जानते हैं जी। तो वो जानना चाहते हैं कौन है यामिनी यादव, कौन है हमारे पास जो भी पॉडकास्ट, उनकी पढ़ाई कैसी, वो जल्दी मालूम नहीं पड़ता। जी तो स्टार्ट करेंगे उससे, थोड़ा सा आप शॉर्ट में आंसर दो तो ज़्यादा लंबा नहीं। जरूर। यामिनी यशवंत यादव से पहले क्या नाम था आपका पूरा? शैला तुलसीराम मोहिते। आपकी फैमिली के बारे में बताइए। मेरी फैमिली में मैं, मेरे डैडी और मेरी मम्मी, मैं अकेली बेटी। कौन से समाज से हो? मैं बुद्धिस्ट हूँ। अच्छा, मैं बुद्धिस्ट हूँ। और पापा बीपीटी में सर्विस में थे। और एक बहुत ही सुंदर फैमिली, मतलब एक लोकल नॉर्मल फैमिली जो कहते हैं, ना गरीब ना अमीर, ऐसी वाली फैमिली जो बहुत खुश होती है। तो एक लौती बेटी होने पे माँ बाप का क्या रिएक्शन था आपका कि मेरी बेटी पढ़े? आज जो यामिनी यादव वही सपना था कि उनका सपना अलग था? नहीं, उस वक्त माँ बाप को इतने बड़े सपने नहीं आते थे, पॉलिटिशियन तो नहीं ही आते थे। बस इतना रहता था कि पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने। ठीक है। और ये इतना एक छोटा सा उनका ख्वाब था। मम्मी हाउसवाइफ थे? मम्मी हाउसवाइफ थी, एकदम। तो कभी आपको ऐसा अकेलापन नहीं हुआ कि मेरा भाई होना चाहिए, मेरी बहन होना चाहिए? नहीं, क्योंकि भाई रहता तो उसकी पिटाई करती, भाई बहन रहते। एक्चुअली थोड़ा सा पिटाई में मैं पीछे हूँ। अच्छा। तो जो मेरे सारे कजिन्स हैं, इन्होंने मुझे कभी एहसास ही होने नहीं दिया कि मैं अकेली हूँ, और मुझे कभी वो कमी महसूस नहीं हुई। स्कूल कहाँ से पढ़े? स्कूल में 10th मैंने वर्ली कोलीवाड़ा के जनता स्कूल से की। मराठी मीडियम थी? मराठी मीडियम। कैसे रहा यामिनी यादव का स्कूल? बहुत अच्छा। इट वाज अ कोएड और खाली लड़कियों का था? नहीं, कोएड। क्योंकि वो होना बहुत ज़रूरी होता है। एक हम जहाँ जेंडर इक्वालिटी सोचते हैं तो वो इट्स सपोर्टिव। स्कूल में पढ़िए, पढ़ाकू थे, लड़ाकू थे कि मैं लड़ाकू कभी नहीं थी। मतलब मस्ती? पढ़ाकू भी नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं पढ़ाकू लड़ाकू ऐसे कुछ नहीं थी, एक नॉर्मल इंसान थी। क्योंकि थोड़ा सा मेरा पढ़ाई में, थोड़ा गांव में भी पढ़ाई हुई थी जेडपी स्कूल में, तो थोड़ा सा पढ़ाई पीछे भी रह गई थी। कोई अच्छी स्कूल की कोई दोस्तों की याद है? मेरी एक टीचर की याद है मुझे, उनका नाम था लिमई मैडम। तो उन्होंने मुझे बहुत ही कोऑप किया, और पता नहीं उनको क्या स्पार्क दिखा, और उन्होंने इतना मुझे सराहना की मेरी के अपने आप में 8th के बाद में मैंने एक पिकअप लिया,
और 10th में मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने वेरी गुड। कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज में लाला लाजपत राय में थी। अच्छा, लाला कौन सी स्ट्रीम से लाजपत किया राय आपने? में मैंने Arts? कॉमर्स किया है। पूरा ग्रेजुएशन किया कि? मैंने पूरा ग्रेजुएशन किया, लेकिन मैंने SY BCom तक लाला लाजपत राय में किया, और फिर FY BCom तक लाला लाजपत राय में किया, और फिर मैंने डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आते हैं आपकी कॉलेज लाइफ पे, कैसी रही आपकी कॉलेज लाइफ? अच्छी रही कॉलेज लाइफ में। मैं ये 3 साल आप किए कॉलेज में? 3 साल में मैंने लीडर ये वो नहीं कुछ? लीडर नहीं थी, लेकिन मैं मराठी वाङ्मय मंडल जो होता है, इनमें जो ऐसे कंपटीशन होता था उसमें मैं पार्ट लेती थी। तो उसमें मैंने 3 साल मैंने फर्स्ट प्राइज। एक्टिविटी स्पोर्ट्स में तो मैंने नहीं कभी आगे आई, लेकिन ऐसे कंपटीशन में मैंने 3 साल हैट्रिक की थी, फर्स्ट प्राइज लिया। तो करस्पॉन्डेंस क्यों किया आपने? कॉरेस्पॉन्डेंस इसलिए किया क्योंकि यशवंत सर से प्यार हुआ। अच्छा, ये तो हमारा सवाल है। जी, और जल्दी चलो अभी शादी आते हुई। हैं यशवंत जी पे। इतनी मुस्कान आपके चेहरे पे आ गई। जी। पहली बार यशवंत जी को कहाँ देखा? पहली बार मैंने यशवंत जी को मसगांव ताड़वाड़ी में ही देखा, जहाँ मेरा मम्मी का मैका है। हाँ। और 10th लिटरली एग्जाम दी थी, और तभी उनसे प्यार हो गया। तो मतलब कैसे देखते ही सब मुलाकात तो नहीं हुई, कोई ओकेजन नहीं था? नहीं, सच में देखते ही प्यार हुआ। He was a politician that time? No, I was not even knowing what his name or anything else. मैंने देखते ही प्यार हो गया। बंदे को देखते एक पहली नजर में? एक ही बार में। पर्सनालिटी ही ऐसी है कि देखते ही प्यार हुआ। फिर अप्रोच कैसे? और अप्रोच मेरी तरफ से हुआ। क्या बात कर रहे हैं? जी, मैंने अप्रोच जरा किया। बताइए ना कैसे किया? बस उनको पहले तो नाम पूछा मैंने, आपका नाम क्या है, मराठी में पूछा तुमचं नाव काय? हाँ। ऑफ कोर्स तुमचं नहीं बोला, तुझं नाव काय? हाँ। सो उन्होंने बताया यशवंत। सो वो पता नहीं क्या हो जाता है ना, वो लोग प्यार में अंधे हो वाइब आ जाते जाती है। हैं दिन रात। वो एक प्रोग्राम में मैंने देखा था, और फिर मैंने कोशिश की उनको दोबारा Contact करने कोई प्रोग्राम में मिलने की, और फिर जाहिर हो गई मैंने। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने रुमाल पे उनको भेजा I love you लिख के। अभी रुमाल किसके पास है? अभी तो शायद नहीं है मेरे पास, लेकिन यशवंत मैंने संभाल, ये उनकी ड्यूटी है। वो तो चलो ग्रेजुअली एक टाइम निकलने के बाद में वो सारी नहीं, चीजें रखना चाहिए मैडम। नहीं, लेकिन दिल में तो संभाल के रखा है। फिर क्या हुआ? रुमाल पे लिखा तो उनकी तरफ से भी देखो, कोई हसीना कदम यूं ही बढ़ाती नहीं, मजबूर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। क्या बात है? तो इशारा तो उधर से भी था। हाँ, तो उनकी भी दिख रही थी, करके हो गया प्यार। फर्स्ट मुलाकात कैसी हुई? मतलब दोनों एक दूसरे को एक्चुअली नजर ही नजर में प्यार? एक्चुअली प्रपोज तो मैंने बहुत किया। मैंने पहल मैंने की, लेकिन मैं बहुत डराऊ किस्म की लड़की थी। मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या लगेगा, तो मैं मिलती नहीं थी। वो लाला लाजपत राय कॉलेज पे आते थे, तो उनको आगे के गेट पे देख के पीछे के गेट से भाग जाती थी। अच्छा। मिलती नहीं थी क्योंकि एक डर था। वो क्यों आते थे कॉलेज पे? मिलने आते थे मुझे। तो लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में हाँ फिर मिलने लगी। थोड़ा कॉलेज बंक करके भी मिली, और फिर मिलना जारी रहा और प्यार बढ़ता गया। शादी की बात कैसे आई? शादी की बात एक्चुअली हमने जल्दी हुई शादी। जब मैं SY BCom में थी तब शादी हुई, इसीलिए वो शादी की बात आगे आई। तो मैंने फिर SY BCom के बाद में मैंने FY BCom के बाद में मैंने डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। कम्युनिटी डिफरेंस है क्योंकि आप बुद्धिस्ट है और ये मराठी नहीं, वो भी बुद्धिस्ट है, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। अच्छा। दोनों बुद्धिस्ट है, तो कम्युनिटी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। डैडी उस टाइम यशवंत जी पॉलिटिशियन थे? नहीं, लेकिन शिवसैनिक जरूर थे, क्योंकि वो उम्र के 18 साल से ही शिवसैनिक थे। तो वो थोड़ा सा अग्रेसिव इंसान है पहले से शिवसैनिक करके। तो मेरी तरफ से थोड़ा सा मेरी मम्मी पापा को कन्विंस करना पड़ा, बिकॉज द ओनली डॉटर। क्या सोचे थे यशवंत भाई के बारे में? नहीं, उनके बारे में तो सोच नहीं रहे थे, ये सोच रहे थे कि इतनी जल्दी शादी कैसे किए जाए। करियर नहीं बनाया, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन वो हो जाता है ना, एक प्यार में सब कुछ जायज़ होता है, तो फिर उनको मना लिया मैंने। ठीक है, शादी हो गई। कौन से ईयर में शादी हुई थी? 1985 में शादी हुई। 85 में शादी। जी। कैसे हैं यशवंत जाधव? बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल के तो बहुत अच्छे हैं। बंदे को जो पास में है वो इंसान ने फितरत दी है बांटने की। अब अल्लाह ने फितरत दी है बांटने की, भगवान ने फितरत दी है बांटने की। वो अपने पास कुछ रखते नहीं हैं, सब बांट के मजा लेते हैं। जी। पॉलिटिशियन जब शादी हो गई तो ही वॉज
नहीं, वो corporate पॉलिटिशियन नहीं थे, वो शिव सैनिक थे। शिवसैनिक शिव सैनिक थे। पॉलिटिक्स तो में तो यानी वो यामिनी जादव ने एक आम शिव सैनिक से शादी की। एक आम शिव सैनिक से शादी की, और भले मैं शिवसेना में एक्टिव नहीं थी, लेकिन जिस दिन मैं उनसे जुड़ गई तो उस दिन से मैं उनके कब साथ जुड़े में- आप उनके साथ? जैसे मैं जुड़ी 1982 में, 82 में जुड़ गए थे? 1982 में अच्छा। मैंने एसएससी एग्जाम देने के बाद में। बट वो तब तो आप उनके लिए जुड़े थे, शिवसैनिक के लिए नहीं, तो- लेकिन एक इंसान को जब हम अपना कहते हैं तो उसकी सारी चीजें अपनी होनी चाहिए। क्या बात है, वेरी तो उनको उस तरह से अपनाया था, तो वो बीच बीच ये में डायलॉग मैं मेरी वाइफ को सुनाऊंगा। बीच बीच में वो बातें करते थे मुझसे, वो शिवसेना के बारे में, लेकिन मेरी उम्र उतनी नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाऊँ। लेकिन हाँ, शिवसेना है इतना ही पता था। लेकिन जब शादी हुई तब मैं सच में एक पूरी तरह मैं जुड़ गई शिवसेना से। उनके हर चीज़ में मैं जुड़ती गई, वैसे ही शिवसेना से जुड़ी। उस तक वो उस टाइम ऐसा नहीं पता था यशवंत यादव यहाँ तक जाएगा और यामिनी यादव यहाँ तक जाएगी। नहीं, कुछ नहीं था। हमारा ख्वाब था कि 2500 की हम जब चलते थे रोड पे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम जब घूमते थे तो हम बहुत किलोमीटर चलते यशवंत थे। यादव जी की फैमिली कैसी थी उस टाइम? बहुत ही Normal? नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल थे। उनके 7 भाई बहन हैं थे। डैडी एमएससीबी में काम करते थे। उनकी मम्मी, जो मुझे बहुत फ़ख्र है उन पे कि वो बीएमसी में चतुर्थ श्रेणी सफाई कामगार थी, और इसका मुझे और यशवंत सर को बहुत फ़ख्र है। यामिनी यादव कैसी बहू थी? अब वो तो मुझे सांस से पूछना आपको पड़ेगा। सास को पूछना पड़ेगा, लेकिन मैंने कोशिश की, क्योंकि आपकी शादी जिस इंसान से हो जाती है तो शादी भले उस इंसान से हो, लेकिन आपका रिश्ता उसके फैमिली से बहुत उसके अराउंड बहुत अच्छी बात। सब लोगों से हो जाता है। क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है कि वो सास को अलग देखते हैं, बहू देवरानी को अलग देखते हैं, और वो उनका शादी जो है जुड़ नहीं पाती है। जी नहीं, आजकल का जो भी है, मैं सोचती हूँ कि माँ बाप को ही डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए अपनी, और अपने विचार अपने बेटों पे या अपनी बेटियों पे थोपना थोड़ा सा कम कर दे, उनको थोड़ी लिबर्टी दे, तो वो लिबर्टी के बाद में एक बाउंडिंग हो जाती है फेथ की, तो वो हमें पूछे बगैर कुछ नहीं करते हैं अपने आप। कैसे यशवंत यादव अच्छे हस्बैंड थे या आप अच्छी पत्नी थी? नहीं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे रहे। हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत चढ़ाव उतराव इस सफ़र में गए हैं, बहुत कुछ हमने झेला है यहाँ तक आते आते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम मैलो चलते थे, पैसे नहीं थे, हम एक वड़ा पाव खाते थे दोनों जब घूमते थे। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि पिक्चर को जाए या कोई बड़ी होती है ना कि लेडीज़ को गिफ्ट होनी चाहिए। मैंने आज तक ज़िंदगी में उनसे कोई गिफ्ट नहीं मांगा, क्योंकि वो ही मेरे लिए भगवान ने भेजी हुई एक गिफ्ट है। उन्होंने गिफ्ट दिया कभी? दिए हैं, बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। जब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे आए तो वो गिफ्ट ही गिफ्ट देते गए। लेकिन हमारा दोनों का ख्वाब था, मुझे मोपेड क्या ये पता नहीं था, लेकिन यशवंत यादव सर का एक ख्वाब था। रास्ते पे चलते वक्त बस में से मुझे दिखाते थे, ये 2500 की मोपेड ज़िंदगी में एक बार लूँगा। क्या बात है, वेरी गुड। ये ख्वाब था, और मेहनत उन्होंने की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। आज जो भी हमारी ज़िंदगी है, मेरी है, मेरे बच्चों की है, मेरी बहुओं की है, मेरे पोतों की है, हालांकि उनके ऊपर डिपेंड जितनी भी फैमिलीज़ हैं, उनकी जो भी ज़िंदगी है वो यशवंत यादव सर की मेहनत की वजह से। आप अगर आपको एतराज़ नहीं है तो मैं आपकी बीमारी के बारे में नहीं, कोई एतराज़ नहीं। व्हेन आपको सब में पहले कब पता चला कि यू आर डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर? एक्चुअली ये कैंसर चीज़ ऐसी है, या आपको ओपन बात तो इसमें कोई, बल्कि मैं ओपन बात करना चाहूँगी कि लोग इसमें से कोई सीख जी ले। जी जी। ये चीज़ ऐसी होती है ना, ये बीमारी ऐसी होती है कि आपको नहीं पता चलता जल्दी इसका। ब्रेस्ट कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, कहीं दर्द नहीं होता है, कहीं बाहर दिखता नहीं है। तो ये मुझे 2021 में मैंने नोटिस किया, और उसके बाद में जब नोटिस किया तो आई वॉज डैम श्योर, क्योंकि मैं थोड़ा मेडिकल का नॉलेज रखती हूँ, और मुझे मेडिकल का नॉलेज रखना बहुत पसंद है, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किसको ज़रूरत कब पड़े तो उसको हम अच्छी तरह गाइड करें। जी। मेडिकली इमरजेंसी हो तो हम अच्छी तरह गाइड करें।
तो मैं थोड़ा नॉलेज रखती हूँ, तो आई वॉज डैम श्योर कि मुझे पता है। मैंने घर में किसी को नहीं बताया सारी फाइंडिंग्स की, और जब बायोप्सी की टाइम में तो यशवंत सर को मैंने फर्स्ट कैसे मालूम पड़ा कि ग्लाइंड दिखी? व्हाट आर द सिम्टम्स? नो, नथिंग, नो symptom was there. I saw one gland over there. अच्छा, So I noticed and I went to Dr. Shaila ग्लाइंड Sheikh. मतलब गांठ? गांठ होती जी, है, जी, एक लंप होता है, लंप लंप होती है। तो मैंने डॉक्टर शैला शेख से कंसर्न की, क्योंकि शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने बताया, उन्होंने तो डॉक्टर शैला डायबिटोलॉजिस्ट? हाँ, लेकिन फिर भी वो मेरी फ्रेंड है और एक लेडी है, तो मैं कंफर्टेबल हूँ उनसे। तो उन्होंने मुझे बुलाया तुरंत। मैंने मेमोग्राफी की, मेमोग्राफी में 0 कैंसर दिखाया, लेकिन उन्होंने मेमो सोनो करने को बोला। मेमो सोनो करने के बाद में आसिफ मोमिन सर ने मुझे तुरंत बोला, डॉक्टर आसिफ मोमिन, कि मुझे तुरंत बायोप्सी करनी है। नवरात्र चल रही थी, मैंने उनको रोका, मैंने बोली नवरात्र के बाद में। तो नवरात्र के बाद में होने के बाद में जब बायोप्सी हुई मेरी, द मोमेंट मैंने उनको पकड़ के बताया, मैंने बोला आपने इतनी बायोप्सी की है, आपको तो आइडिया है, मुझे पहले बता दो अब, क्योंकि मैं श्योर हूँ ये कैंसर है। तो उन्होंने मुझे बताया 75% कैंसर है और 25%, हाँ 25% मैं लैब पे छोड़ता हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। 2 दिन में रिजल्ट आया एंड मैंने फैमिली को बताया। एंड कैसा मैंने लगा जब आपको सुने कि यू गॉट अ कैंसर? फॉर अ मोमेंट आई वॉज ब्लैंक, लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट जहाँ से मुझे फ़ोन आया था, मैंने पूछा ओके ठीक है, अभी क्या, आगे क्या? तो द पर्सन, वन लेडी कृपा, शी सेड लेट मी थिंक यार, आप वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप मुझे पूछ रहे हैं आगे क्या? मैंने बोला नहीं, अभी पता तो चला है, ठीक है आगे क्या है? और बट नेचुरल एज ए ह्यूमन बीइंग वी क्राइड टुगेदर, मैं, मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड, सभी लोग। व्हाट वाज द मोमेंट फर्स्ट टाइम आपने जब उनको बताया यशवंत जी को कि he collapsed, yeah. And एक्चुअली वो तैयार हो रहे थे, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी तो उनको जाना था वहाँ पे, लेकिन मैंने बोला ओके ठीक है, मैं भी रोई, वो भी रोए। मैंने बोला ठीक है, हमें आगे देखना है। सो आगे देखा, मैंने फटाफट डिसीजन लिया, फटाफट सारे ये किए मैंने जो करने चाहिए प्रोसीजर्स। और डॉक्टर मुझे बोल रहे थे आप लोग सोचो कि पहले कीमो लेके वो क्लम्प को छोटा किया जाए, फिर ऑपरेशन। वाला ऑपरेशन तो करना है, कट तो लेना है, बड़ा छोटा मुझे कौन से रैंप पे चलना है, ले लो कट। तो बोले फिर आप 8 दिन घूम के आओ दोनों जाके। मैंने बोला बॉम्ब लेके कोई घूमता नहीं, आप करो। वेरी इमीडिएट मैंने डेट लिया, ऑपरेशन थिएटर बुक करने को लगाया, एडमिट हो गई, कोविड चालू था और ऑपरेशन कर दिया। पहला ऑपरेशन आपका? हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर? और फिर मैंने हॉस्पिटल में आपको? नहीं, बाय ब्लेसिंग ऑफ ऑल कि मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे मुझे मिले। डॉक्टर विनय देशमाने, उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि हमें स्पेसिमन है जो कलेक्ट है वो हम अमेरिका में भेजेंगे ताकि कीमो का कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। सो इट वाज लेस देन 1%। सो उन्होंने बोला आपको इनको तकलीफ देने की ज़रूरत है, लेकिन रेडिएशन मुझे ज़्यादा लेने पड़े। सो मैं रेडिएशन लेती थी। अच्छा, रेडिएशन लेने के बाद में मैं मीटिंग अटेंड करती थी, मैं फील्ड में काम पे थी। 26 दिसंबर 2021 में मेरा ऑपरेशन हुआ और वेरी नेक्स्ट मंथ मैं फील्ड में काम कर रही थी। डायरेक्ट आ गया था? हाँ, वो कैंसर था, मैंने कैंसर को अभी कैसी है आपकी ट्रीटमेंट चालू है। वापस हुआ था ना कि एक ही नहीं, सेकंड हुआ नहीं, लेकिन मैं अभी कैंसर से भरी नहीं हूँ, ट्रीटमेंट मेरी चालू है। लेकिन मैं उसको दोस्त बना लिया है। आप अगर फिंगर पे काउंट करोगे तो मेरे डिसीज़ आप काउंट नहीं कर पाओगे। डायबिटीज़ है, थायराइड है, लाइकन प्लानिस है, अस्थमा है, कोलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है, नी का ऑपरेशन हुआ है, तो अस्थमा है। तो दीज आर माई फ्रेंड्स, आई एम लिविंग विद देम वेरी हैप्पीली। तो फिर इतनी एनर्जी कैसे आती है आप? वो ऊपर वाले ने दिया है लोगों को। अगर आप चाहते हो अपने आप को इतनी सारी बीमारियों के बावजूद भी फिट रखना, तो आपकी विल पावर को आपको संभाल के रखना है, उसको बढ़ाना है, और ये गॉड गिवन गिफ्ट है, उसको संजोना है। तो ये कैंसर के दौरान आपके ऑपरेशन के बाद कभी यशवंत जी को, मतलब यशवंत जी एज अ हस्बैंड एक बीमार पत्नी के साथ कैसा व्यवहार था? बहुत ही वो केयरिंग थे कि केयरिंग, माने बहुत मैं डरी नहीं, लेकिन वो बहुत डर गए थे। जिस दिन मेरा रिपोर्ट आया अमेरिका से कि मुझे कीमो की उतनी ज़रूरत नहीं, 1% से कम है, और डॉक्टर ने कॉल करके विनय देशमाने सर ने बताया इनको कीमो नहीं, वॉज लिटरली क्राइंग
क्योंकि कैंसर का पेशेंट कैंसर से नहीं डरता है, कीमो से डरता है। जी और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ भगवान का कि मुझे कीमो से बचाया। हालांकि मेरे बाल आगे से गए हैं रेडिएशन की, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे बालों से नहीं प्यार। कभी आपको नहीं ऐसा लगा कि मैं ग्रूम करूं बाल? नहीं 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 नहीं, कलर करती हूँ भाई। कलर नहीं, वो लगाते नहीं हैं नहीं नहीं क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं कलर करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। मैंने जब मेरा कीमो का रिपोर्ट आने से पहले मैंने तय किया था, डर रही थी मैं कीमो से, तो शायद लेना पड़ेगा, तो मैंने एक अपने आप को कमिटमेंट किया कि अगर मुझे कीमो लगेगा तो मेरे बाल तो सब झड़ जाएंगे, तो मैं विदाउट कैप और विदाउट विग घूमूंगी। अच्छा, मैं ऐसे ही जाऊंगी क्योंकि लोग मुझे चाहते हैं, मेरे बालों को या मेरे चेहरे को नहीं चाहते हैं, तो मैंने कभी विग वगैरह का सोचा भी नहीं। इतनी सारी बीमारी लेके आप एमपी का इलेक्शन, आपके लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन एज अ पॉलिटिशियन, क्या वो दौर अच्छा था जब आप एक सिंगल मदर की, सिंगल पेरेंट्स की बेटी थी, एक लविंग आई लव यू बोलने वाले हस्बैंड की वाइफ थी, कि आज का दौर कैसा जब आपके 2 बड़े बच्चे हैं, पूरी 7-8 लाख लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, अभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 4 या 5 लाख लोग हैं, वो दौर अच्छा था कि ये दौर अच्छा? सर ऐसा है ना, जिंदगी को जीना सीखना चाहिए, हर दौर को एंजॉयमेंट की तरह लेना चाहिए। मेरा वो दौर भी अच्छा था क्योंकि मेरे माँ बाप और मैं थी, तो वो मेरे भी जितनी भी मैं ओवर पैम्पर्ड, क्योंकि एक बच्चा होता है तो ओवर पैम्पर्ड होता है, वो मैं नहीं थी। मेरे घर में डिसिप्लिन था और वो दौर भी अच्छा था, वो मैंने एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड के साथ में आई लव यू बोलने वाला दौर भी मैंने एंजॉय किया। मेरे बच्चों को जब मैंने जन्म दिया, उनकी माँ बनी, वो दौर भी मैंने एंजॉय किया। और आज जब मुझे मौका दिया है ऊपर वाले ने कि मैं लोगों के काम आऊँ। 2 लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं मुझे, यतीन बड़ा और निखिल दूसरा। बच्ची नहीं हुई कुछ ऐसा लड़की का? नहीं नहीं, क्यों भाई, मेरे बच्चे नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, लड़की भी नहीं, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ क्योंकि ये सब ऊपर वाले की देन है। और यशवंत जी चाहते थे कोई लड़की हो, मतलब? हाँ, उनकी ख्वाहिश थी लड़की हो, लेकिन वो भी खुश हैं क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे हैं। और ये तो क्या है, कहीं लिखा है क्या कि लड़के बुरे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो एक ख्वाहिश होती है कि नहीं होती है ख्वाहिश, जैसे आप थी आपकी नहीं ख्वाहिश तो जब ही निखिल हुआ तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि बेटी होगी, लेकिन बेटी भी हो जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर नहीं होने का मुझे दुख नहीं हुआ कभी। आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ। एक सवाल यशवंत जी से और जुड़ा हुआ थोड़ा रह गया था। यामिनी जादव जब यशवंत जी को लाइक करती थी और बेइंतहा प्यार करती थी, तो कोई आपकी ग्रुप की कोई दूसरी लड़की भी होगी, कोई एरिया की दूसरी भी होगी, जो वो भी यशवंत जादव की पसंद तो थी पहले से एकदम रुबाबदार, तो वो लोग भी कभी थोड़ा सा लाइक करना और यामिनी थोड़ा सा गुस्सा करना, ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है? नहीं नहीं, मेरे साथ में नहीं हुआ। अगर होती भी हुई, कोई लाइक करती होगी तो मेरे सामने नहीं आई। होता ना, ये ज्यादा मत देगा यशवंत। इसी को तो विल पावर बोलते हैं। मैंने विल पावर अपनी पकड़ के रखी थी, ये मेरा है, मेरा ही रहेगा। नहीं, कोई ऐसा पता चला कि नहीं, मुझे नहीं पता चला, मुझे कभी वो जाहिर ही नहीं हुआ कहीं, तो मुझे कोई कोशिश ही नहीं करनी पड़ी। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अपने अगले पड़ाव पे आते हैं। थोड़ा मुश्किल हो तो जाएगा आपको, जरा थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स में आपने कब कदम रखा? सब रियल पॉलिटिक्स, मतलब वोटिंग वगैरह। जी जी, यशवंत यादव जी ने आपको बोला कि आई अब आप पॉलिटिक्स? नहीं नहीं, वो तो मुझे बहुत उन्होंने संभाल के रखा था। मैं हाउसवाइफ थी, मैं शिवसैनिक थी। सारे पॉलिटिशियन जो उनसे रिलेटेड थे, जब वो पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में मैं उनके साथ में थी, सब मुझे पहचानते थे, लेकिन मैं कोई एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं थी, लेकिन पैरेलली उनके साथ में चल रही थी। तो 2012 में जब उनकी वार्ड का रिजर्वेशन आया तो ये ख्याल लोगों के दिल में आया, लेडीज सीट हो गई, लेडीज सीट हो गई, रिजर्वेशन आया, तो लेडीज लोग और जेंट्स लोग सब आके मेरे को, सर को बोलने लगे कि हमें भाभी चाहिए। तो इस पे पहला हक होता है शाखा प्रमुख का, जो लेडी शाखा प्रमुख है, उनका भी कहना था कि मैं ही चाहिए। तो मैं तो इन लोगों से भाग रही थी, क्योंकि मैं क्या करूं, मुझे जिस चीज़ का मालूमात नहीं है, तो मैं भाग रही थी। लेकिन इन लोगों ने सब में मिलके फिर वहाँ थोड़ा यशवंत सर को मजबूर होना पड़ा, लोगों की मांग सोचनी पड़ी, और मैं ये फील्ड में आ गई 2012 में। कैसे उन्होंने मनाया आपको? क्योंकि एक हाउसवाइफ 2 बच्चों को संभाल रही है।
मेरे पैर तो तभी भी कांप रहे थे जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दी कि चलो मैं हूँ साथ में, और लोग आप अगर चाहते हैं तो आप आ जाइए इसमें, तो डरने की बात नहीं, मैं हूँ। यानी आपके हस्बैंड की हिम्मत से आप ये पॉलिटिक्स ज़रूर, हस्बैंड की हिम्मत और लोगों का प्यार, नहीं सब तो लोगों ने अगर जाहिर नहीं किया होता तो मेरा तो हस्बैंड मुझे नहीं बोलते आप आके लड़ो, क्योंकि हमारे बीच में कहीं ये सवाल ही पैदा नहीं हुआ था, या कहीं डिस्कशन भी नहीं था कि मैं आके यहाँ पे पॉलिटिक्स में आऊँ या कुछ पॉलिटिक्स में करूँ। सब में पहला इलेक्शन कौन सा लड़ा था? 2012 का BMC election। कॉर्पोरेशन भी इलेक्शन, वो कौन सा वार्ड था, मतलब एरिया कौन सा था? तभी 207 था वो, और उसको क्या बोलते थे? डॉकयार्ड एरिया। अच्छा, हाँ रॉकेट एरिया से। हाँ, अच्छा, क्या कैसी विन थी आपकी? बहुत अच्छी विन रही मेरी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अब मुझे याद नहीं मैं कितने वोटों से आई, लेकिन अच्छा वो मार्जिन था। ज़्यादा वोट आते तो आदमी को ध्यान नहीं नहीं रहता। नहीं नहीं, मार्जिन इतनी नहीं थी मुझे मेरे ख्याल से, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा था। वापस 2017 में आप इलेक्शन लड़े थे, जी, क्या हो गया था? क्योंकि वो वार्ड चेंज हो गया, सर उधर गए और फिर वो 209 हो गया और 210 वो इधर। इलेक्शन आप हार गए? वो हार गई मैं, 2017 में मैं हार गई। क्या रीज़न समझते हो हारने का? क्या रीज़न दोगे आप? पता नहीं, रीज़न के बारे में मैंने नहीं सोचा आगे बढ़ते जाने का, और अपने आप में ढूंढने का कि कहाँ मैं गलत हुई, अच्छा और काम करने की कोशिश करने की, तो और अच्छा काम किया मैंने। हारने के बाद में घर में नहीं बैठी, बाहर निकली, लोगों में गई, तो लोगों में जाने के बाद में मैं कोई पोस्ट होल्डर नहीं थी पार्टी की, तो मुझे पोस्ट दी गई रत्नागिरी कोऑर्डिनेटर करके, साउथ रत्नागिरी कोऑर्डिनेटर, तो उसमें वहाँ अच्छा काम किया। फिर यहाँ पे उप विभाग संगठिका करके मुझे बैकला विधानसभा की पोस्ट दी, वहाँ पे अच्छा काम किया, काम करती गई, काम करती गई। कुछ असेंबली की ऐसी कॉरपोरेशन के दौर की ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहोगे, जो आपको बहुत अच्छा लगा कुछ काम करते हुए? हाँ, मैं पहली बार जब पहला बजट आया तो बहुत विरोधकों ने बहुत आवाज़ की, तो मैं अपना भाषण ठीक से कर नहीं पाई, और थोड़े यशवंत सर डिसअपॉइंटेड हो गए, क्योंकि वो ही वॉज अ गुड इन स्पीच एंड ही इज़ गुड इन स्पीच एंड ऑल, तो वो बोले नहीं ये मुझे पसंद नहीं आया, तूने अच्छा नहीं किया। तो उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अगले बजट में मैं इनका वाहवा लेके रहूँगी, और दूसरे साल के बजट में मैंने 3 hours 36 minute का ऐसे स्पीच दिया है, पढ़ के नहीं। और एक उनकी ही मतलब एक ही आप उसमें बैठे थे बीएमसी में, ऐसा हुआ था? नहीं, हम एक सेम नहीं शेयर Same कर share? पाए उस वक्त। पहले मैं जीती थी, उनकी हार हुई थी। दूसरे टाइम 2017 में वापस वो जीते, मेरी हार हुई थी, तो हम साथ में नहीं बैठ पाए। जी। 2019 पे आते हैं जब जी। आपने इलेक्शन लड़ा, जी एमएलए इलेक्शन। जी 2017 में आप जीत नहीं पाई थी, 2019 में आप शिवसेना बाइकल्ला से कैंडिडेट थी, जी, तो ऐसा क्या कॉन्फिडेंट आ गया था कि यार? मुझ में कोई कॉन्फिडेंट नहीं आया था, ये मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी। हाँ। ये पार्टी की ख्वाहिश थी, पार्टी के प्रमुख की ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने उद्धव साहब ठाकरे हाँ उद्धव साहब ने क्या दिया। बोला था फोन उन्होंने? बोला कि आपको देनी है टिकट, यशवंत सर को बोला कि भाई तेरे घर में टिकट देनी है, तो यशवंत उस सर टाइम ये लेडीज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे वो। ये वार्ड जो था नहीं, वो वार्ड का रिजर्वेशन का कोई नहीं रहता सवाल ना नहीं असेंबली होता है में। उसमें। तो तो व्हाई डिड यशवंत डिड नॉट चूज टू? क्योंकि वो स्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह चला रही थी, जैसा चलाना चाहिए था, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे चला रहे थे, तो उनका वहाँ होना जरूरी तू था। आगे जा, तू एमएलए में चले जा, मैं यहाँ संभाल रहा हूँ। नहीं, अभी जब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा उनको दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं ना, कोई घर में ही एमएलए रहेगी, और वाइफ तो मेरी है, तो उनका भी तो वहाँ पे उनका भी पार्ट उतना ही रहेगा ना हर चीज़ में, तो उन्होंने तो हाँ कर दी। कैसा रहा 2019 के इलेक्शन के बारे में बताइए। बहुत अच्छा रहा इलेक्शन, मैं डोर टू डोर गई। अब मैं जब जाके सोचती हूँ कि इतना टाइम होता है लिमिटेड। 2014 में आपने नहीं लड़ा था ना? नहीं, 2014 में नहीं लड़ा। अच्छा, इतना उस टाइम टाइम यशवंत यादव लिमिटेड लड़ा था। वो लड़े थे, और इतना कम टाइम होता है, और इसमें मैं कैसा कर पाई डोर टू डोर पूरा विधानसभा, वो मुझे आज आश्चर्य लग रहा है, लेकिन वो हो गया मेरे से। और लोगों ने बहुत मेहनत की उस वक्त, एक जुनून सवार हो गया था।
हालांकि बहुत लोगों का मानना था ये 52,000 वोट हारेगी। मिले थे ना आपको, कितने मिले थे? उस टाइम वोट कितने मिले थे आपको? 51,000 प्लस मिले थे और मार्जिन था 21 कुछ तो जब आपको यशवंत जी ने कहा कि आप एमएलए इलेक्शन लड़ो, क्योंकि वही सीट से वो पहले हार चुके थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा यार ये हारी हुई सीट मुझे दे रहे मेरे हस्बैंड? नहीं, पॉलिटिशियन अगर अगर आप निवडणूक में इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो आप डरोगे तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। आप लड़ोगे नहीं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा आप जीतोगे क्या हारोगे? तो लड़ना तो जरूरी है ना, डर के क्या करे? डर के तो फिर मुझे यानी 2000 जीत के फिर आपने बताया ये लो यशवंत तुम्हारी सीट। ऑफ कोर्स ही इज माय गुरु। ये तो दिमाग में होगा ना कि मेरे हस्बैंड की सीट है, मैं तो उसको वापस करूंगी। और जीतने के बाद आपने कहा कि ये कैसा reaction था? गाइडेंस तो उनका ही नहीं होता नहीं, है। कैसा रिएक्शन था जब आप जीती? नहीं नहीं, बहुत खुश थे वो, बहुत खुश थे, क्योंकि उस वक्त लोगों ने कहा कि यहाँ पे हिस्ट्री हुई है कि शिवसेना की सीट ये बाइकला विधानसभा से कभी भी क्योंकि नहीं आई उसकी थी। उस सीट का इम्पोर्टेंस ये है कि आपने एक एमआईएम कैंडिडेट को हराया, मुस्लिम कैंडिडेट, जो 2014 में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बूम था। वारिस पठान को आपने हराया। जी, क्या क्या रीज़न थी आपकी जीत की? वारिस पठान के वोटर्स आपको मिल गए? नहीं, मुझे कोई वोटर्स मिलने नहीं आए। देखो, लोगों को काम करने वाला इंसान चाहिए और यशवंत सर तो काम करने वाले थे और एज ए कॉरपोरेटर मैंने भी काम किया था। और जब पार्टी पोस्ट मिली तो पूरा बाइकला विधानसभा में मैं काम कर रही थी, दिख रही थी लोगों को, तो पसंद किया लोगों ने और बस वोटिंग मिला। 2014 में वारिस पठान जो है वहाँ पर एमएलए थे, तो आपका कैसा रिलेशन था वारिस से? क्योंकि वो MLA आज थे, भी मेरे भाई हैं, तब भी मेरे भाई थे। वो उनके खिलाफ मैं लड़ रही थी, तभी भी वो मेरे भाई ही थे। तो उनका मेरा भाई बहन का रिश्ता है। एमआईएम जी, एमआईएम से आपको फायदा है नुकसान है? मैं ये पॉलिटिकल बात करते हैं, पॉलिटिकल। जी जी सच में मैं बताऊं, मैं बहुत क्लिस्टर क्लियर औरत हूँ और मैं अगर पॉलिटिक्स में हूँ लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। ये सारी चीज़ों का मैं ख्याल नहीं करती हूँ, ना सोचती हूँ तो कि फिर मुझे क्या- किसका फायदा तो होगा। ऐसा कहा जाए कि आप यशवंत यादव के रिमोट कंट्रोल पे पॉलिटिक्स कर रहे नहीं, क्यों रिमोट कंट्रोल? मैं अपने काम पे भरोसा करती हूँ। क्यों रिमोट कंट्रोल चलाएंगे यशवंत सर? मैं पूछ रहा हूँ। ना उन्होंने चलाया है कभी। तो उनको एज अ पार्टी लीडर, उनको जो पार्टी के लिए करना है, पार्टी की सीट आने के लिए करना है, वो कर रहे हैं। कैलकुलेशन होता है ना कि आज जिससे ये हमारे साथ रहेगा, ये आगे बढ़ेगा तो हम पीछे होंगे। यामिनी यादव ये कैलकुलेशन नहीं नहीं नहीं, मेरे कैलकुलेशन है लोगों तक पहुंचना, जितना ज्यादा हो लोगों तक पहुंचना, क्योंकि काम तो मैं कर चुकी हूँ। कोविड में मैंने काम किया है सर, 2 बार कोविड पॉजिटिव हो चुकी हूँ। अगर एक लेडी सोच के मैं घर में बैठती कोने में, या मैं मेरी बाइकला विधानसभा को एक लिंक भेजती और मेरे से लिंक पे बात करो तो मैं कोविड पॉजिटिव नहीं होती। कोविड में आपको ये सारी जो आपने बीमारी बताई है सर, मुझे कैंसर होने के बाद में कोविड हुआ है। मेरे रेडिएशन शुरू थे और मैं फील्ड में काम कर रही, तो रेडिएशन रुका के मेरे कोविड हुआ, तो मुझे रेडिएशन रुकाने पड़े। मैं डरती नहीं हूँ सर। मौत क्या चीज़ है? मौत क्या चीज़ है सर? मौत आपकी हमेशा सिक्योर करती है आपकी ज़िंदगी को। उसका वक्त नहीं आता तब तक आपको किसी को छूने नहीं देती है। तो क्यों डरूं मैं कोविड में काम कर रही थी, लोगों ने देखा है। और जहाँ तक कि मुस्लिम समाज की बात है, तो उस वक्त मुस्लिम समाज तक भी मैं पहुंची हूँ। जो खाना नहीं पका सकते थे, हमारी टीम यशवंत यादव खुद के घर के पैसे से 9,000 लोगों का खाना दोपहर को और 9,000 लोगों का खाना रात को लोगों के घर तक पहुंचा रही थी। टीम थी जो पका सकते थे। उनके यहाँ रेशनिंग के किट्स जाते थे, आर्सेनिक, फिर रेमडेसिवियर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, फिर वो कोई पेशेंट मिला तो उसको बेड अवेलेबल करके देना, उनको उनकी बिल्डिंग को सैनिटाइज करना, उनकी बिल्डिंग को या एरिया को कंटेनमेंट जोन में डालना, उनको क्वारंटाइन करना। ये सारी चीज़ों में यशवंत यादव, यामिनी यादव पार्शली थे टीम के साथ में। तो लोगों ने देखा है ना काम। तो पूरे जो एमआईएम के जो मेन खास लोग थे, जो वारिस पठान के सपोर्टी थे, 2019 में सब ने आपको सपोर्ट किया, जैसे सैफ पठान हो गया और दूसरे जो लोग हैं। क्या रीज़न थी वो यामिनी यादव की तरफ आ गए? क्योंकि सब एमआईएम में थे पहले। और तुम्हारे 2-4 नाम और आप अगर ले लो तो वो बेचारे भी खुश हो जाएंगे कि यामिनी मैडम ने हमारा नाम लिया है। शाकिर भाई थे। शाकिर तो मेन लेकिन सैफ तो एमआईएम से था ही नहीं ना। अच्छा, सैफ तो मनसे में था। हाँ सॉरी, मनसे में। हाँ, वो मनसे में था। तो
उनको कुछ ना कुछ तो दिखा होगा, अच्छाइयाँ दिखी होगी। एक लेडी जो मोस्टली लेडीज लोग अपनी कमर दर्द कर रही है, घुटना दर्द कर रहा है एक उम्र के बाद में, अभी मैं 58 हूँ, तो 50s के बाद में 40s से ही शुरू हो जाती हैं मोस्टली लेडीज लोग। लेकिन एक लेडीज इतनी सारी बीमारियों के बावजूद भी फील्ड पे मर्द से कहीं कम नहीं है, और उसके बिहेवियर में कहीं भी कोई पॉलिटिशियन नहीं दिख रहा है, ना कोई प्रोटोकॉल वो देखती है। अगर मुझे रोड पे बैठना पड़े किसी के साथ में, मैं रोड पे बैठी हूँ, मैं राह चलते कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो उनसे छीन के बैडमिंटन खेल रहती हूँ, क्रिकेट खेल रहती हूँ। अगर वो मेरे यूपी वाले भाई लोग रास्ते पे वो रात के टाइम पे रोटियां सेकते हैं, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है, मैं उनके तवे की रोटी छीन के भागती हूँ। तो ये जिंदगी होती है, आप भले चुन के आओ, उसके बाद में ये जो ना नाटक वाली चीज नहीं अपने साथ, कि नौटंकी करके लोगों को लुभाना नहीं आता है, और आप नाटक है ना बहुत देर तक नहीं कर सकते। ये मेरा बिहेवियर ऐसे ही है और ऐसे ही चला आ रहा है। मैं नगर सेविका थी तब, एमएलए थी तब, और एमएलए रहूंगी, रहने ही वाली हूँ, तब भी ये बिहेवियर लोगों से ऐसे ही रहेगा। आपके अंदर का पॉलिटिशियन वो भले है, उसको अंदर दबा के रखो, आपके अंदर की इंसान को जगाओ और एक ही धर्म को पालो, एक ही मजहब रखो, इंसानियत का। 1985 से आप पॉलिटिक्स में आए? नहीं, 1985 से तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, मतलब मैं 2012 1985 से मेरा शादी हुआ, और कार्यकर्ता वगैरह नहीं थी, मैं नहीं झूठ बोलती। जितने भी साल शिवसेना में रहे, बाला साहब ठाकरे कैसे रहे? मेरी बहुत इच्छा थी कि उनकी दर्शन हो, तो मैंने एक बार सर से बोला, और सर यशवंत सर के बर्थडे पे हम गए थे, तो मैं बहुत अंदर सोच के गई थी, मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी, मैं, बट वो ऑरा देख के मैं लिटरली आई वॉज क्राइंग। वो पर्सनालिटी, और वो पर्सनालिटी के पीछे एक ऑरा होता है, वो ऑरा से आई वॉज शट डाउन माई सेल्फ, और मैं बस उनको देख रही थी। जितना वक्त मिला मैं कुछ नहीं बोल पाई। आपको देखे जय महाराष्ट्र हाथ रखा सर पे, मुझे बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। कौन सा ईयर था वो, कब मिला? अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन सर नगर सेवक थे और उनका बर्थडे था और हम आशीर्वाद लेने गए थे। हाँ, उन्होंने एक कहा कि उनके जो थापा, उनके साथ में उनको थापा, वो उनके हाँ, उनके खास थे। उनकी तो बड़ी बड़ी कहानी है। उन्होंने कहा कि जो माँ का जो हल्दी कुमकुम का वो करंडा बोलते हैं वो था, तो उन्होंने कहा उनको लाने के लिए, और मुझे बोला आप ले लो और आप लगा लो, तो मैंने वो लगा लिया और बहुत धन्य हुई उस दिन उनसे मिलके। जैसे बहु लोग को किया जाता है, बेटी को। हाँ, हमारे में वो रिवाज होता है, घर में आते, तो बस बहुत पॉलिटिकल करियर को लेके कुछ बात की थी? नहीं, मैं तभी पॉलिटिक्स में थी नहीं, तो मेरा कोई पॉलिटिक्स से वास्ता ही नहीं था, तो मेरी कोई भी बात नहीं हुई। मैं लिटरली बताऊं, मैंने एक शब्द भी उनसे नहीं कहा। यशवंत सर और वो बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, आई वॉज ऑब्जर्विंग एंड एब्जॉर्बिंग दैट मोमेंट इनसाइड मी। जी, तो उद्धव साहब से कब पहले मुलाकात हुई थी आपकी? उद्धव साहब से बंगले पे ही मुलाकात हुई थी, जब मुझे टिकट, जब एबी फॉर्म दिया गया था, कॉरपोरेशन का एबी फॉर्म मिला था, तो 2012 की बात, तो तभी पहली बार उनको देखा मैंने, और उनकी पर्सनालिटी भी उतनी बाला साहब की जितनी। बहुत कैसा रहा आपका 2012 से 2019 के? बहुत अच्छा रहा उनका, महिलाओं के प्रति जो भी उनका बिहेवियर है, या वो महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। जी, संवेदनशील। एज अ लीडर वो कैसे हैं, थे आपके साथ 2019 से 2012? बहुत अच्छे हैं, 2012 से 19 या 21 तक बहुत अच्छे लीडर हैं। क्या हो गया था जो आपको ब्रेकअप करना पड़ा? पहली बात तो, आप अगर लीडर हो, आप शिवसेना एक फैमिली होती है, और बाला साहब, वंदनीय बाला साहब, इन्होंने हर शिव सैनिक को अपने दिल से लगा के रखा, उनकी दुख को अपना दुख समझा, और अगर आंदोलन हुए, कहीं मारा मारी हुई, और अगर शिव सैनिक को जेल जाना पड़ा, तो वो खुद के
वकील देके उनको बाहर लाते थे, उनको बरी कराते थे। हम्म। कहीं ना कहीं वो कमी महसूस हुई। हमें फंड के बारे में मुझे पूरा 2.5 साल में सिर्फ 22 करोड़ मिला, इतनी बड़ी भाईकला विधानसभा के लिए। तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी थी। बात थी कि यशवंत यादव के घर पे रेड पड़ने के बाद जो है यशवंत जी को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, क्योंकि सीडी ईडी इनकम टैक्स सबकी रेड पड़ने लगी। तो आप लोग जब वहाँ गए तो वहाँ पर से आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसी के बाद आपने स्विच किया, ऐसी बातें चलती हैं? नहीं, स्विच नहीं किया हमने। अगर ऐसा कुछ होता, उनसे अलग होना होता, तो मैं फिर शिवसेना में क्यों रहती? क्योंकि मैं वो समझते हैं कि मैंने स्विच किया या जो मेरे पास ईडी आई तो मैं कहीं एक और पार्टी में हाथ मिलाती ना जाके इमीडिएटली। मैं ये जो उठाव हुआ उस तक नहीं रुकती ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दबा हुआ 2.5 साल का था ना, हर एक में, हर शिवसैनिक में था। और वहाँ शिंदे साहब आगे बढ़े तो हमें उनकी एक और ये था कि बहुत सारे शिव सैनिक नेता, जैसे आप 13 लोग जो बात की थी, 13 लोग की मीटिंग चली कि यार अभी अपने को ईडी और आईटी का प्रेशर आ रहा है, हम क्या करें। और मैं उस मीटिंग में नहीं थे, आई एम सो सॉरी। मगर एक बात चली थी, ठीक है, आप मीटिंग में थे या नहीं थे, तो जो पहला जो 13 आप लोग जो फर्स्ट 13 जो थे, वो उन्होंने क्या बात की और क्या डिसाइड हुआ कि कैसे करना है, क्या करना है? क्योंकि आप लोग को पूरी शिवसेना लेके अलग हो रहे थे। नहीं, मुझे तो नहीं पता है वो 13 लोगों ने क्या डिस्कशन किया। मैं उस तो आप उनके डिस्कशन साथ में कैसे चले गए? नहीं, मैं उनके साथ में इसलिए गई क्योंकि एक नेतृत्व के साथ में हम चलते हैं, उसके ऊपर भरोसा होता है। वो अगर कहता है लड़ तो हम लड़ते, वो अगर कहता है कि गिर जाओ तो गिर जाते हैं, वो कहता है आंदोलन करो तो करते हैं, वो कहता है जेल में जाओ तो जाते हैं। तो ऐसे शिवसैनिक के ऊपर अगर कोई इस तरह की आपत्ति आती है तो हमें दिलासा देने की बात नेतृत्व ने करनी चाहिए, जो नहीं हुई। आज भी हम जो आप ईडी की बात करें, हम आज भी उनकी जो एजेंसीज हैं उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये तो परसेप्शन रहता है कि भाई एक बार तुम बीजेपी की टीम में चले जाओ या शिवसेना नहीं, ऐसा नहीं है। टीम में चले जाओ तो ये बहुत गलत है, हमने उसके लिए गए नहीं। अगर मार्केट में परसेप्शन ये गए होते तो सारी चीजें वहीं पे स्टॉप होती ना। हम क्यों हस्बैंड वाइफ, हमारे बच्चे, आज तक हम वो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हम कर रहे हैं। तो ये कोई मसला ही नहीं था। तो बात ये भी आई थी कि ईडी और जो है इनकम टैक्स का प्रेशर था और आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग हमारी बात मानो, नहीं मानोगे। नहीं, ऐसा कोई प्रेशर हमारे पे नहीं था। हमको शिंदे साहब ने जो किया वो पसंद आया। हमारे दिल में भी था कि जो हो रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है, सभी शिवसैनिकों के साथ गलत हो रहा है। न टाइम मिल रहा है, न फंड मिल रहा है ठीक से। और देखो, ये जो बोलते हैं ना, मैं राज साहब की एक बात सच में मैं बहुत मानती हूँ कि भगवान तो वो ही रहता है, भगवान को हम पूजते हैं, लेकिन जो आजू बाजू में पुजारी रहते हैं ना, वो बहुत भक्तों को पास में आने नहीं देते हैं। और फिर भगवान जब सब जगह लागू होती है, तो ये जो आजू बाजू वाले हैं ना, ये लोग भक्तों को भगवान तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। हम हमारी व्यथा वहां तक नहीं पहुंचा रहे थे। मुझे फंड कम मिल रहा था, मुझे टाइम मिल रहा था, तो ये सब चीजें जो हो रही थी वो अंदर थी। और हाँ, ऑफ कोर्स मैं नहीं बोल रही कि मुझे वो ईडी आईटी से आप बाहर निकालो, लेकिन मुझे पूछो तो, मेरी सुनो तो। वो तो था ना, वो क्राई था ना मेरा, खड़े रहो। जब हमें बताया गया कि आपकी लड़ाई आप लड़ो, हम आपके पीछे खड़े रहते, तो क्या करना चाहिए? ऐसा मैसेज नहीं, मुझे बोला गया है। कौन बोला? मुझे बोला गया, सर ने बोला गया, हमारे नेतृत्व ने बोला गया, उद्धव साहब ने बोला कि हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ जाते? उनका तो खुद का ईडी का नहीं, हम कहाँ जाते? हम उन्हीं के पास जाएंगे ना। हमारे माँ बाप थे वो, तो उन्हीं के पास जाते। शिंदे जी ने आपको क्या आश्वासन दिया? नहीं, शिंदे जी ने ईडी आईटी के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है।
हम हमारी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हमको उनकी उनकी भूमिका पसंद आई तो हम उनके साथ में चल दिए। और सबसे पहली बात ये है कि वो शिवसेना छोड़ नहीं रहे हैं, वो शिवसेना को वैसे ही बरकरार रखेंगे। माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे इनके जो विचार है उनकी विचारधारा के साथ में डटे रहेंगे, ये सोच के ही हम उनके साथ में गए ना। उन्होंने मुझे कोई आश्वासन दिया ईडीआईटी का, हम आज भी, मैं बता रही हूँ, आज भी एजेंसी के जो भी सवालात हैं उनके जवाब हम बाकायदा दे रहे हैं। और इनके बारे में सवाल पूछने का, ये सवाल उठाने का सिर्फ उन एजेंसियों को ही हक है हमारे। ये बताइए, आप राज ठाकरे की बात किया अभी 2 दिन हाँ, पहले उन्होंने स्टेटमेंट आया उन्होंने कि आपको सपोर्ट नहीं, मैं उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं राज साहब की बहुत आभारी हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन उनका एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो सवाल आ गया फिर भूल नहीं हाँ, गया, इसलिए मैं आपको बता दिया। नहीं, उन्होंने राज साहब सपोर्ट आपको किया। मतलब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम ऐलान कर दिए कि मैं जर्मनी के हमारे तो उनको भी मेरा स्वभाव, मेरा काम, मेरा डेडिकेशन उतना ही पसंद आया होगा, उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया है। अच्छा, एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, बीच में कितना फर्क आप बता सकती है इसमें? बाला साहब ठाकरे है तो बीच में बाला साहब ठाकरे, ऑफ कोर्स, लेकिन एक तरफ से टग ऑफ वॉर आ रहा है, टग ऑफ वॉर चालू है। यहाँ से वो लोग खींच रहे शिंदे ग्रुप से, यहाँ से ये किसको? शिवसेना। नहीं, वो सबके हैं, वो महाराष्ट्र के हैं, हम कोई खींच नहीं रहे उनको। अगर कोई खींचता होगा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम खींच नहीं रहे। मतलब उनको खींचना क्यों है? वो इतनी बड़ी हस्ती है, महान हस्ती है, वो हमारे भगवान है, भगवान को खींचा नहीं जाता है। तो एक बात ये भी कहा जाता है, जब आप भगवान मानते हो, उनको आपके गुरु मानते हो, सारी चीजें मानते हो, फिर जब इनके ऊपर, इनकी पार्टी को तोड़ने का भी आप लोग के ऊपर है। कहाँ से पार्टी टूटी है? वंचित पार्टी तोड़ दी है लोग। नहीं, कहाँ पार्टी टूटी है? अब बाला साहब ने क्या कहा था? अगर अन्याय के खिलाफ लड़ो नहीं कहा था? कहा था ना उन्होंने। तो अन्याय सहन करते 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 अगर कहीं हम ओवरकम हो गए तो उठाव किया हमने, तो क्या किया? उन्होंने जो सीख दी थी वही किया और उनकी शिवसेना बरकरार रखी। तो हम कोई खींचातानी नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा भगवान होता है, हमारा नेता होता है, हमारा गुरु होता है, उसके वंशज के लिए हमारे लिए कोई प्रेम नहीं रहता है? वंशजों को भी उनके उनके जो भी हैं, जो बोलते हैं ना, संस्थानिक होते हैं, तो उनके संस्थानिकों के वंशजों ने भी वो संस्थान में रहने वालों का ख्याल रखना चाहिए ना। आपने न्यूज़पेपर में बताया था, रीज़न बताया गया, आपसे पूछा गया था, जब मेरे ख्याल से आप शायद हॉस्पिटल में थे, तो आपसे पूछा गया था क्या रीज़न है आपने छोड़ा, तो आपने बताया था कि उद्धव साहब मुझे देखने नहीं आए। नहीं, मैं उद्धव साहब, आई एम सो सॉरी, मैंने उद्धव साहब का नाम नहीं लिया था। अच्छा, हाँ। मैं एडमिट भी नहीं थी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये मीडिया पे है इसीलिए मैं सारी चीज़ें सच बोलती हूँ। मैं गुवाहाटी में थी और तब मुझे मेरी एक क्लिप मैंने बनाई थी और वो क्लिप मैंने डाली थी कि ये एक रीज़न था। एक आपकी महिला आमदार है, आपकी महिला आमदार, अगर आमदार के साथ में ये रवैया हो रहा है पार्टी में, तो एक आम शिवसैनिक के साथ में क्या होगा? महिला पार्टी की आमदार जिसको कैंसर हुआ, आपको उसके हस्बैंड आके 10 बार बता रहे, उसको एक फ़ोन करो, आपके लोगों को बता रहे। मैं सिर्फ उद्धव साहब की बात, और मैंने उद्धव साहब का नाम भी नहीं लिया, लेकिन पार्टी के दूसरे नेता तो थे ना, क्या उनका काम नहीं था मुझे पूछना, मेरी खबर रखना, मुझे आके मिलना, मुझे दिलासा देना? कभी उन्होंने आपकी कोई नहीं किए। सिर्फ किशोरी ताई आई मेरे पास। मैं ये आज भी मैं उतनी डट के बात कर रही हूँ, कोई नहीं आया। अगर आया है तो मेरे भाईकाला विधानसभा है, आज भी जो उधर शिवसैनिक हैं वाटा में, वो सारे आए, मैं उनका अभी भी शुक्रिया अदा करूंगी। वो लोग आए, बड़े कोई नेता मेरे पास नहीं आए, न किसी ने मुझे फोन करके पूछा। 50 खोके, ये एलिगेशन को कैसा लेते हो आप? उनको मालूम कहाँ रखे होंगे। अगर उनको मालूम है ईडीआईटी मेरे घर में आई है, तो वो तब भी कुछ नहीं मिला है, तो ये 50 खोके मैं कहाँ लूँ और कहाँ रखूँ? ये तो जब आप शिफ्ट हुए, नहीं, वहां से लाऊं कैसे? और इनकी यंत्रणा इतनी आगे जा चुकी है कि इनको परफेक्ट 50 ही मालूम है। ये ना 40 बोल रहे हैं, ना 60 बोल रहे हैं। कहाँ से आ गया? और आया तो आया,
अब इतने 40 जन हम गए थे या 50 जन गए थे, शायद वो कनेक्ट किया होगा, हम 50 जन थे ना वहाँ पे, तो 50 जन 50 खोखे। अच्छा खोखे आए तो भाई तुम्हारी यंत्रणा इतनी स्ट्रांग है, तो 50 जनों ने 50 खोखे दबाए कहाँ, वो भी ढूंढो ना। उनके बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे, बस 50 खोखे, कुछ है नहीं तो गद्दार गद्दार गद्दार। सर गद्दार की क्या डेफिनेशन है, आप मुझे बताओ, गद्दार की डेफिनेशन क्या है? मैं बीजेपी की मेंबर बनी हूँ, मैंने मेरी पार्टी छोड़ी है, मैं कई और पार्टी में गई हूँ, मैं आज भी शिवसैनिक हूँ और मरते दम तक टेक्निकली तो शिवसैनिक। आपने आपकी पार्टी नहीं नहीं, छोड़ के मेरी नई पार्टी नहीं बनाई। छोड़ी है, नई पार्टी नहीं बनाई ये है। आप लोग ने गलत है, नहीं, आप गलत मेरा बोल सवाल- रहे हो। मैं नहीं गलत बोल रहा। हाँ ये ऐसा बाउंसर था या ऐसा गुगली बोल सकते हो, मैंने उस पे छक्का मार दिया मार दिया ना। सुनो सुनो कि ये जो हुआ है ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कभी तो होना था। नहीं मैं खाली शिवसेना पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, बाद में एनसीपी भी वैसी हुई। सब 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 इसका मास्टर माइंड कौन है मैडम, समझ में नहीं आता कि यार ऑफकोर्स शिंदे साहब, ऑफकोर्स शिंदे साहब, क्योंकि वो यार पूरी पार्टी ही लेके सर चले गए। वो एक मैं लाइटर मोड पे क्वेश्चन नहीं लाइटर मोड पे वो एक शाखा प्रमुख या एक शिवसैनिक के नाते वो यहाँ तक पहुंचे, तो उनकी मेहनत थी ना, शिवसेना पार्टी बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के बीजेपी लिए। का षड्यंत्र, देवेंद्र फडणवीस का षड्यंत्र था कि पार्टी को तोड़ो, एकनाथ शिंदे को अलग करो। इस नहीं एग्जाम को नहीं आप नहीं, कैसे लेते हो? ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं होता है, कोई पागल नहीं होता है। इतना बड़ा मंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे साहब, वो इतना चला रहे हैं, तो वो क्या कोई भी आके ऐसे थोड़ी ना उनको अच्छा, तोड़ेगा। गुवाहाटी क्यों लेके चले थे? उनको कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये लोग बाद में वापस जाए गुवाहाटी में? ये शायद सवाल उनको, आपको शिंदे सर को पूछना था, क्योंकि उन्होंने लेके गए थे और मैं उनके उठाव में शामिल थे। और जब शिवाजी महाराज लड़ाई करते थे तो उनके जो मावला होते थे वो उनको सवाल नहीं पूछा करते थे कि आप मुझे रायगढ़ पे क्यों भेज रहे या शिवनेरी पे क्यों भेज रहे, या इस पे लड़ाई आप चाल चल के Order is चलो। order. ऑर्डर इज ऑर्डर। जब आप एक इंसान को मानते हो, उसके उठाव को मानते हो, उसकी भूमिका का समर्थन करते हो, तो उसके ऊपर विश्वास करना सीखना चाहिए। 2019 में जो एमपी का इलेक्शन हुआ मैडम, उस इलेक्शन में आपको तकरीबन 3.5 लाख वोट मिले। जी वो आपका कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं था, जी। तो वो यामिनी यादव का जादू था, यशवंत यादव का जादू था, ये शिंदे साहब का जादू था? ये सभी का जादू था और काम का जादू था। मेरे क्या आप कभी बाइकल्ला से इतना मतलब नहीं, बाइकाला से बाहर नहीं मैं जाती हूँ, लेकिन लोग कह रहे लोग थे यार ये लोग ये अच्छा पहले तो ये बताइए ये सीट आपको मिली कैसे? मैंने मांगी ही नहीं। बीजेपी वो वहां पर रेडी थे, वो वहां पर रेडी थे, अचानक से लास्ट में नाम सर मैंने नहीं मांगी थी, मैं सच बताऊं आपको, मैंने नहीं मांगी थी। ना मैंने एमएलए की टिकट कभी मांगी है, ना मैंने कारपोरेटर आप की टिकट बताइए, मांगी मैं है। आपको बताऊं हम लोग के पास जो डेटा रहता है उसमें दूर दूर तक आपका नाम नहीं था, क्योंकि मैं इच्छुक ही नहीं थी। और आपने पीछे से ऐसी छलांग मारी कि आपका नाम ऐसे हमारे एरिया से, बाइकला विधानसभा से शिवसैनिकों को की मांग थी, वो जाके शिंदे सर से मिले थे और उन्होंने उनकी मांग थी कि यशवंत सर को एक चांस दिया जाए। मेरा तो दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था एमपी का, और मैं भी यही सोचती थी सर, मैं भी यही सोचती थी कि मुझे बाइकाला पहचानता है, लेकिन काम को लोग पहचानते, भले आपके बाइकाला के बाहर के लोग हो, वो फॉलो करते हैं ना, विधानसभा के अधिवेशन फॉलो करते हैं, सब देखते हैं किस तरह यामिनी यशवंत यादव प्रेजेंट होती है, कैसे अपने लोगों के लिए अपनी बात को बड़ी जोरों से और बड़ी हिम्मत से रखती है, ताकत से रखती है, अपने आप पे विश्वास बरकरार रख के रखती है। इन्होंने सबने देखा था, नहीं तो 3 लाख आप ही बता रहे, मैं 3.5 लाख में 12 दिन की प्रचार में कैसे ले पाती सर? प्रचार भी बहुत कम था। 12 दिन का प्रचार मैं बताऊं आपको, 12 दिन का। मैं आपकी इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि आप इधर तक पहुंच जाए, मगर आप लोग ने बहुत अच्छा कवर किया। 50,000 वोट का खाली डिफरेंस आ गया था सर, और वो भी आपके बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी से, जहाँ के आप एमएलए रह चुके हैं, जहाँ यशवंत रह चुके, वहाँ के लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। क्या ये कहना सही होगा कि मुसलमान की जो लहर थी मोदी जी के खिलाफ, जो लहर थी, वो रीज़न था? आप लोग ही बता रहे हो मुझे वो रीज़न है करके। आप लोगों ने तो सब नरेटिव पहले से ही दिखा दिया था वीडियो पे। अच्छा, ऑफ कोर्स रीज़न तो था कि वो नरेटिव जो भी फैलाया गया था
तो उस नरेटिव, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ, जी बोलिए। मैं कैलकुलेशन के साथ बात करती हूँ। मैं 2019 में मैं लड़ी, ठीक है। मैं 51,000 प्लस हुई, 150। बराबर है, 51,000 प्लस था। जब अब मैं लड़ी हूँ एमपी का, अब मैं 41,000 प्लस हूँ। आप देखिए ना, अगर आप सोच रहे हो कि उबाटा के 10,000 आप अलग कर दो जितने भी हैं, तो मैं इंटैक्ट रही ना, मैं इंटैक्ट रही ना सर। तो यानी आपको मुस्लिम ने भी सपोर्ट किया उस टाइम? किया होगा ना सर, क्यों नहीं किया होगा? मैं इंटैक्ट रही। मेरे 51,000 वोट में से सिर्फ 10,000 उधर गए, जो आप लोग बता रहे हो पार्टी स्प्लिट हुई तो 10,000 ही गए। 41,000 तो मेरे इंटैक्ट रहे सर, वो मिले हैं मुझे। वो लहर चली जिसमें जो नहीं करने वाले थे वो भी उतर के उन्होंने वोटिंग जो धड़ाधड़ की। कैसी थी वो लहर? सही थी, गलत थी? गलत थी, गलत थी। जो मुसलमानों के साथ हो रहा था, मतलब उनका इस्तेमाल किया गया, उनको नैरेटिव जो भी सेट किया गया कि इनकी सरकार आएगी तो संविधान बदला जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर सर ने भी कहा है। नैरेटिव क्यों आता है कि कहीं ना कहीं आग होती, कहीं क्या कहावत है ना कि कहीं ना कहीं धुआं उठता है, तो ऐसा कुछ एक कहावत भी है। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो धुआं उठाएगा ना। नहीं, धुआं तो कभी कभी उठाते हैं दिखाने के लिए, और ऐसे बुलबुले भी छोड़ते हैं, वो फूट जाते हैं। क्योंकि ये संविधान मेरे बाप ने जो मैं जिनकी अनुयायी हूँ, भारत रत्न जी जी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मैं आप उनकी बुद्धिस्ट हैं, अनुयायी बराबर, हूँ, बराबर। उन्होंने लिखा है हम्म। और वो कोई बदल नहीं सकता। और ये चीज बड़े ही जाहिर तरीके से इस भारत देश के पंतप्रधान, माननीय पंतप्रधान साहब ने भी कहा है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि ये बदलेगा नहीं ना, ये बदलने की किसमें हिम्मत है। ये नरेटिव सेट किया गया था, तो नरेटिव अफवाह थी, जो अफवाहों को लोग बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते दे देते हैं, और वो एक साथ में इतनी मुस्लिम वोटिंग 2019 में भी नीचे उतर के लोगों ने नहीं की थी, जो इस अफवाह के साथ में चल के वो सैलाब में आगे बढ़ के उन्होंने वोटिंग की। क्या लगता है वो लहर अभी भी बरकरार है कि नहीं? नहीं, वो लहर कहाँ बरकरार रहेगी जब बेचारे मुस्लिम भाई बहनों ने वो क्या बोलते हैं, वो मानसिक बहाव में गए, वो एक भावनिक बहाव में चले गए, और जब उनका बुलबुला फूट गया, जब सांसद में वकफ का वो लोग उठ गए। वकफ का वो रीजन दे रहे हैं कि उद्धव साहब आए थे। क्यों? तो उद्धव दिल्ली साहब में आए थे और सब तो चले उद्धव गए। साहब दिल्ली में आए तो उद्धव साहब रुक नहीं सकते थे क्या? जब इतनी बड़ी चर्चा, जिनको आप लोगों ने इतने बड़े वायदे किए थे कि आपके लिए हम खड़े रहेंगे, ये रहेंगे, देखो 10 साल खासदार यहाँ थे, किसी ने नहीं देखे, और आगे 5 साल भी नहीं देखने वाले हो। 4 महीने हो गए, कहाँ देखे क्या? एक ही पार्टी टोपी डाल के की उन्होंने, कहाँ की? दिल्ली दरबार में की, कहाँ? तो अब कहाँ दिख रहे? कहीं दिख रहे? नहीं दिख रहे ना। आगे 5 साल भी नहीं दिखेंगे। जो वायदे किए थे ना, तो उनकी जिम्मेदारी थी, उनका क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सत्संग, विवेक, बुद्धि अगर है तो 9 के 9 वहां पे रुकने चाहिए थे, क्योंकि 9 के 9 इस नरेटिव की वजह से, और ये बेचारे मुसलमान भाई और बहने उनकी बदौलत ये जीत के आए थे, तो उनकी भूमिका, उनकी साइड वहां रखना जरूरी था ना। कहाँ रख तो पाए? क्या आप इस इलेक्शन में वो मुद्दा उठाएंगे, मुसलमान को जगाएंगे कि नहीं, मैं क्यों जगाऊं भाई, उनको पता है, वो खुद उन्होंने क्लिप निकाली है और उन्होंने खुद बोला है कि हमको उबाटा ने बहुत सारे वायदे किए, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के टाइम पे वो लोग सब भाग गए। उन्होंने खुद कहा, मुझे क्या जरूरत है उनको बोलने की। आप 2019 में जब आप एमएलए थे तो आप मुस्लिम्स के लिए कब्रिस्तान फंड पास हुआ था। सर, नारियलवाड़ी के कब्रिस्तान में कई कब्रें गटर में थी, और हम काम कोई पार्टी देख के या कोई मजहब देख के नहीं करते। और खास करके मुझे अगर पूछा जाए तो मेरी जिंदगी में एक ही मजहब है, और वो है इंसानियत। मैं किसी को नहीं पूछती तो कौन सी पार्टी से है, फिर तेरा काम करूं, कौन से धर्म से है। मैं अगर मुसलमानों में जाती हूँ तो अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ, निकलने के टाइम में अल्लाह हाफिज कहती हूँ।
अगर मैं जैनों में जाती हूँ तो जय जिनेंद्र कहती हूँ, मेरे बुद्धिस्ट में जाती हूँ तो जय भीम कहती हूँ, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पानी बनना है, उसको हर रंग में रंगना है और वो दिल से रंगना है, नाटकबाजी नहीं, नौटंकी नहीं, तो ही तुम उस लायक हो पब्लिक तो रिप्रेजेंटेटिव। आपको ऐसा नहीं लगा कि मुसलमानों के काम करेंगे तो मेरे दूसरे मराठी लोग नाराज हो जाएंगे? क्यों नाराज हो जाएंगे? मैं उनके भी तो काम कर रही हूँ, उन्होंने भी वोटिंग किया है, इन्होंने भी वोटिंग किया है, और नहीं भी वोटिंग किया है तो मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मुझे नहीं महाराष्ट्रियन- सोचना चाहिए। महाराष्ट्रियन क्या इतने छोटे दिल के कि ये सोचेंगे? ऐसे नैरेटिव क्यों आता है? महाराष्ट्रियन का नहीं, एक बोलते हैं ना, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, युवाटा के लोग क्या करते हैं कि मुसलमानों में जो काम हो रहा है उनके ऐसा नैरेटिव है, वो चीज़ अपन मराठी को नहीं दिखाते। तो ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों बताया, प्रेजेंट किया है कि किसने? मराठी मुसलमान अगर मुसलमान के एरिया में यामिनी जादव काम करती है या अरविंद सावंत काम करता है, उसको मतलब थोड़ा सा कम दिखाओ। ये किसने बताया? ये मुझे नहीं साबित हो मालूम। गया- ये साबित हो गया कि ऐसा लोकसभा में 9 के 9 गायब थे। अगर वो वहाँ बैठते तो वो तो उनका है, वही तो मैं बता रही हूँ कि ये तो अभी मुसलमान भाई बहनों को समझना चाहिए कि जिन्होंने वायदे किए वो भाग गए, वही वही आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मैं नहीं समझता हमारे तो मराठी वो भाइयों उस को- तरफ वाले उबाटा वाले रहेंगे, मेरे वाले नहीं है। नहीं Yes, तो yes, नहीं तो यही पूछना है मुझे, नहीं यही पूछना तो है। लोकसभा के बाद जब ये जो लहर गई, या जितने भी ये 9 इनके जाके संसद में बैठे, उसके बाद में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना आई, जी, जी। तो क्या मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा कि भाई ये लहर चली थी और मुसलमान भाइयों ने हमें मदद वोट नहीं नहीं की, दिया तो हम भी नहीं तो देंगे। हम भी नहीं? ऐसा हुआ क्या? कितने मेरी मुसलमान बहनों को इसका लाभ मिला है, लाभार्थी हुए हैं वो। और ये कोई एम सोच के नहीं किया गया था, क्योंकि इसके ऊपर पहले से काम किया गया, ये तो प्रोविजन, फिर इस पे बजटरी तो प्रोविजन। नेशनल पॉलिटिक्स की पे बात चली जाएगी, वो अलग हो जाता है, क्योंकि फिर मैं कहूँगा वो आम आदमी को ये लोग कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना है और अभी खुद बांटने लगे, तो वो एक अलग पॉलिटिक्स है, वो चल रहा है। अभी कांग्रेस ने आप लोग से ज़्यादा पैसे देने का वादा कर दिया है। पहले तो खिलाफ गए कोर्ट में, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना। मैंने, आप सेट तो करो आपका माइंड, आप क्या देना चाहते हो लोगों को? अगर कोई दे रहा है और वो बजटरी प्रोविजन कर रहा है, लोगों का टैक्स का पैसा है, वो लोगों में जा रहा है, किसको जा रहा है? एक समाज के एक स्तर वालों को जा रहा है, उनका स्तर थोड़ा बढ़े। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि कोई कह रहा है कि 1,500 में घर नहीं चलता है, सच में नहीं चलता है, लेकिन मदद होती है ना। मैडम बहुत मदद होती है। क्योंकि कहीं लेडीज लोगों को जब मैं मिली तो उन्होंने क्या कहा पता है? कि मैं मेरी बीमारियों की दवाइयां नहीं लाती थी क्योंकि मुझे कटौती करनी पड़ती थी, तो वो पैसा मैं मेरे बच्चों को खिलाऊं, उनकी खाने पे खर्च बहुत करूं। मदद- एक आज मैं वो 1,500 मेरी डायबिटीज की दवा ला रही हूँ। कहीं लेडीज कह रही कि मैंने वो जमा करके मैंने छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, कहीं कह रही है कि मैंने म्यूचुअल फंड में डाला है। काम मैडम बहुत काम आता है। आप यकीन बहुत करें, काम आ रहा चाहे है। वो 1,500 हो या अच्छा, इस फिक्स अगर कोई चीज हो जाती है हाँ, तो वो फैमिली को बहुत काम आता और आज ये कोई किसको मिल रहा है? टावर वाले के लिए तो नहीं है, स्लम चाल इनके लिए 1,500, उनके लिए देखो 15 करोड़ दिन के कोई घर पे लाता होगा तो उसको 1,500 का मतलब तो नहीं पता होगा। लेकिन आज भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और इस देश में वो लोग हैं, अगर उनको 500 रुपया भी महीने का अगर कोई लाके देता है ना, फर्क पड़ता तो बहुत फर्क हो जाता है। है। उर्दू भवन के बारे में बताएं। आप जोर शोर से उर्दू भवन का आपने आगाज किया था, जी, कहाँ उर्दू भवन का ही आगाज हुआ था, लेकिन कौन रिजर्वेशन आगाज नहीं, लोगों की मांग थी। हम्म। आप देखो, आप अगर वाइकला की और ये नागपाड़ा, मदनपुरा, ये एरिया की आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, आपने तो की है। कैफी आजमी सर यहाँ से थे, कादर खान जी यहाँ से थे, कितने शायर इस एरिया से बिलोंग करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, आज जो बॉलीवुड कहा जाता है, जो भारत को कहीं एक लेवल पे लेके जाता है, उनके शायर लोग, लिरिक्स लिखने वाले भाई कला के हैं। कादर खान जी जो खुद लिखते भी थे और एक्टिंग भी करते थे, इतने सारे लोग इस मेरे ख्याल से नौशाद जी भी यहाँ से बिलोंग करते थे। तो उनकी ज़बान जो थी उर्दू थी। और मैं ये क्लियरली बताना चाहूँगी, उर्दू को कोई रिलीजन नहीं है, बराबर, इट्स अ लैंग्वेज। इट्स लैंग्वेज।
तो यहाँ से मांग थी। परसेप्शन सबको गलत है कि उर्दू मुसलमान है, और मैं ये बार बार कहती हूँ, अरबिक है, और ये मैं बार बार कहती हूँ कि ये जबान है, जैसे मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, वैसे ये जबान है और बहुत तहजीब वाली। एक्चुअली अरबिक और उर्दू का मेल है। सिमिलरिटी है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है। ये तहजीब वाली लैंग्वेज है, बहुत रिस्पेक्ट है। लोगों का कहना था यहाँ उर्दू भवन बने, ठीक है, हमने वो शुरू किया। जो रिजर्वेशन जहाँ जिस जगह पे हम करना चाहते थे वो रिजर्वेशन एजुकेशन का है, तो ये मुंबई महानगर पालिका की जगह स्टेट गवर्नमेंट के IIT को दी गई थी। इन्होंने बहुत सालों तक उस पर कुछ नहीं किया, एनक्रोचमेंट बढ़ता गया। उस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए हमने कोशिश की और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से वो जगह वापस BMC ने ले ली। वो तो आपके लोधा जी नाराज हो गए कि उर्दू भवन तो वो देखो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी वो देखे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे क्या करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। सवाल तो आपसे हो रहा है ना, तो मैंने जवाब भी तो दिया उतने जोरों से, मैं भागी नहीं, 9 जन की तरह मैं भागी नहीं। तो मैंने जवाब दिया क्योंकि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मैं देखूंगी। वो लोढ़ा साहब का लुकआउट नहीं है। उनके एरिया में अगर वो कोई जैन कम्युनिटी के लिए देरासर बनाए तो मैं जाके कुछ नहीं उसके ऊपर कमेंट कर सकती, वो मेरा अधिकार ही नहीं है। वेरी गुड मैम। तो यहाँ पे क्या चाहिए वो मैं देना चाहती हूँ। वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आरक्षण, उसका जो DP में आरक्षण होता है वो एजुकेशन का था। तो हमने उस उर्दू भवन को उर्दू लर्निंग सेंटर एजुकेशन से रिलेटेड किया, बराबर है। अब जाके उसके ऊपर इन्होंने ये किया तो वो काम रुक गया था। कोई स्टे नहीं है इसके ऊपर, कोई कोर्ट का स्टे नहीं है। ये अब बात आगे आई है कि यहाँ के जो अदर कम्युनिटीज हैं उनका कहना है जो IIT वहाँ बनने वाली थी आप वो बनाओ। तो वहाँ से ये हमने मीटिंग करके जो चीफ सेक्रेटरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उनकी एक रास्ता निकाला गया है कि ये उर्दू लर्निंग सेंटर भी बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने उसको FSI बढ़ा के दिया है। तो यस हमने बकायदा मीटिंग ली और उर्दू लर्निंग सेंटर भी बनेगा जितना तय हुआ है, और IIT भी बनेगा। तो मेरा एक मुस्लिम बच्चा अगर IIT में जाना चाहता है तो IIT में जा सकता है, और अगर कोई दूसरा लैंग्वेज बोलने वाला उर्दू से प्यार करता है तो उर्दू लर्निंग सेंटर में। जितने बड़े शायर आप देख लो सब उर्दू। मैं खुद हूँ, मैं उर्दू लिखती हूँ, मुझे लेटरिंग नहीं आता है लेकिन जबान उर्दू लिखती हूँ। ये शायरी बोलो ना। यशवंत यादव के लिए तो नहीं बोलूंगी, एक बोली ना, कॉलेज की आमी जादव वाला। नहीं, उनके लिए मैं क्या बोलूं, उनके लिए कभी शायरी मैंने कभी नहीं की रुमाल पे क्या लिखा था आपने? वो तो I love you लिखा था। अच्छा, कौन सी भाषा में लिखा था वो तो इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैं अभी उर्दू लिखने लगी हूँ। तो जो मुझे लोकसभा के दौरान जब मैं पीछे रह गई, मैं जीत नहीं पाई, मैं हारी नहीं। तो जब उस वक्त एक ख्याल दिल में आया था तो वो एक उर्दू में मैं कहना चाहूँगी कि कल मैंने अपने घर को गौर से देखा, कुछ भरा हुआ सा तो कुछ खाली सा लगा, दीवारें दर छत तो वही थे लेकिन अजनबी सा लगा। एक पल के लिए ख्याल आया था, बस एक पल के लिए, लेकिन वो ख्याल दूसरे दिन चला गया, क्योंकि दूसरे दिन मेरे सामने आधार कार्ड के अटेस्टेशन के लिए इतने पेपर थे और कोई मोहम्मद था, कोई सलीम था, कोई रुमाना थी, तो कोई रुबीना थी। तो वो ख्याल चला गया और फिर वापस लगा कि खुद ही कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। वेरी गुड। आप वादा करते हो कि मैडम उर्दू भवन कंप्लीट होगा? उर्दू लर्निंग सेंटर कंप्लीट होगा। सिर्फ नाम में कुछ नहीं, उर्दू लर्निंग सेंटर भी बनेगा और ITI भी बनेगा। तो उर्दू भवन और लर्निंग सेंटर में क्या? मैं ये एक चीज है कि जहाँ नहीं सर, उर्दू भवन एक अलग चीज है, दो अलग कंसेप्ट है। उर्दू भवन अलग चीज है
और जिस उस जगह पे जो आरक्षण होता है, जब अगर गार्डन का आरक्षण है वहां मैं स्कूल बनाने जाऊं तो मुझे वो कोई परमिशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लर्निंग एडुकेशन का आरक्षण था, इसीलिए हमने उर्दू भवन को उर्दू लर्निंग सेंटर कहा। वहां पे दोनों चीज आ जाएगी। आपके शायर लोग आ सकते हैं वहां पे, वहां पे हॉल होगा, वहां पे कंप्यूटर होगा, वहां पे लोगों को उर्दू की तालीम दी जाएगी, सब होगा। तो आप वादा करते हो कि आप कंप्लीट करेंगे? ऑफ कोर्स वादा करती हूँ, क्योंकि मैं झगड़ी क्यों हूँ इतना। फिर वहां से लोधा जी चिल्लाएंगे, फडणवीस जी सर मुझे मेरी मैं अगेन मैं कह रही हूँ, मेरे यहाँ जो भी है वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसका डिसीजन लेना मेरा। यामिनी यादव बुरखे बांट रही है। हाँ, क्यों नहीं बांटू। अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 43% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, अगर मैं बचे हुए 57% लोगों को मैं पैठनी का खेल खिलाती हूँ और उनको पैठनी या साड़ी बांटती हूँ, तो मेरी मुस्लिम बहनों के लिए अगर मैंने बुरके बांटे, अच्छा मैंने कौन सा गुनाह किया? कोई नहीं पहन रही उसको बुला के जबरदस्ती दिया? नहीं, इसके ऊपर 8 महीना सर काम हो रहा था। हर एक का आधार कार्ड लिया गया, विलिंगली वो लोग क्या पहनना चाहते कि नहीं वो देखा गया और उसके बाद में बुरके बांटे गए। लोग ऐसे कह रहे थे कि यामिनी को कम वोट है इसलिए मुसलमानों को लुभाने। तो फिर मैं पहले करती ना, क्योंकि 8 महीने से मेरा प्रोग्राम रेडी था, तो लोकसभा के इलेक्शन के पहले करती तो थोड़े और वोट मुझे गिर जाते ना। अगर ये वो सोचते कि बुरके बांटने के बाद में वोट गिर जाते, तो वो उन्होंने दिल्ली दरबार में टोपी पहनी, क्यों? उनको टोपी पहले पहने थे इसलिए उनको वोटिंग ज्यादा मिला, इसके लिए क्या? वो जताने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूँ। एक बात बताती हूँ सर, लिख लो आप, मेरी ये बात सुन लो आप। यही जो खासदार है, ये केंद्र में मंत्री थे, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर, इनके पास ये गुलाब शाह बाबा जो है उनका दरगाह है जो रिचर्डसन कुडाज में है, वो आधा जेजे में है और आधा इधर है। तो ये मैं और यशवंत सर ने इनसे 200 स्क्वायर फीट जगह मांगी थी रिचर्डसन कुडाज से, दिला दो ताकि दरगाह अंदर से बांधा जाए और बाहर से खोले ताकि 26 जनवरी को जो जियारत करने लोग आते हैं उनको रिचर्डसन से कोई परमिशन न लेने पड़े और वो बेचारे इत्मीनान से जियारत करे। इन्होंने क्या कहा यशवंत सर को? अरे बहुत तेरे को ये मुसलमानों की पड़ी रहती है, ये मुसलमान किसी के नहीं होते, ये इन्होंने कहा। अरविंद सावंत साहब ने, ये जिम्मेदारी के साथ मैं कह रही हूँ। जगह तो दी नहीं, क्यों? दे होते तो क्या 200 फुट जगह उनके हाथ में था, वो दे सकते थे। ये बस ऐसे बांधना था दरगाह को इस तरफ से, मतलब ऐसा बीच में है। तो यही एक तरफ यही था कि 26 जनवरी को जो जियारत करने आते और रोज जो भी वहाँ पे ये तो इतनी डिमांड उठी नहीं थी, आप लोग खुद दिल से कर रहे थे? दिल से कर रहे थे। नहीं, उनके साथ में बाकायदा बात हुई थी। नहीं, पब्लिक कितना डिमांड नहीं, पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक को बहुत तकलीफ होती है जब ये 26 जनवरी को तमाम मुसलमान भाई बहन वहाँ पे आते हैं, साल में एक ही बार और बहुत तादाद में आते हैं वहाँ पे, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिचर्डसन कुडाज वो देती नहीं है, उनको बहुत तकलीफ होती है, उनको बहुत डांटा जाता है। तो हमारी वो थी, मैं वहां जाती हूँ, मेरे इंटरव्यूज भी हैं जिनमें लोगों ने बाकायदा बोला है कि हमारे लिए ये करो। उसके बाद में ही उनसे मांग की गई है 200 फुट की, तो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये जवाब दिया। आते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस, वक्त बहुत होते जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। यामिनी यादव बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, क्योंकि असद साहब का कैंडिडेट हारा वहाँ था, वारिस पठान को आपने हरा के सीट ली। आज भी सब में लास्ट डिक्लेयर वही हुआ, यूबीडी के लोगों ने मुसलमानों को टिकट नहीं दी, वो एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी, उस पर क्या कहना? मैं कॉन्सेंट्रेटेड हूँ अपने प्रचार पे और नहीं, सच में मैं बताऊं, मैं सच में नहीं सोचती। नहीं, मैं आप नहीं सोचिए, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप सोचो मत। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों की ठीक है, वहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट, अगर मुसलमानों ने पूरा सर आप मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हैं, उनको टिकट देने की बात, मैं आपको बताऊं कि वहां पे उबाटा में जो बेचारे लोगों ने 45 इयर्स अपनी जिंदगी के शिवसेना में दिए हैं, आंदोलन किए हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीनियरिटी को पीछे रख के ये नए वाले को दिया है। तो मुसलमान भाई तो बेचारा दूर ही रहा। वो वंदनीय बाला साहब नहीं है जिन्होंने शाबिर शेख को मंत्री बनाया था।
उन्होंने बड़े दिल से, और उनके उनके साथ में जो मुसलमान भाई बहन थे तो शिंदे साहब ने कहाँ बना दिया मंत्री? तो उनके पास आया ही नहीं कोई, ये तो गए थे ना, ये इन्होंने सहारा भी लिया ना, इन्होंने सहारा। अच्छा आप थाना में जाके देखिए, ये लोग नहीं बनाए तो एकनाथ शिंदे ने भी तो मंत्री किसी को नहीं बनाया। सर अब्दुल सत्तार साहब है हमारे मंत्री हैं वो, और बहुत रेस्पेक्टेड मंत्री हैं बेचारे। उनका भी इन्होंने, देखो हर एक को अपना मजहब प्यारा होता है, लेकिन वो सोसाइटी में काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, तो उसके मजहब को आप पिन मत चुभोइए। उनको क्या बोला गया? अब्दुल सत्तार, तो उनको बोला गया अब्दुल सुतार। अच्छा, क्यों बोला गया? क्योंकि वो उनके पक्ष में चले गए। क्यों? लेकिन क्यों मुसलमान भाई शिवसेना में काम नहीं कर सकता? फिर अभी उबाटा के लोग क्यों लेके? तो फंस जा रहा है मैडम, यहाँ जाते हैं तो बोलते हैं गद्दार है। हमने कहा एक बात बता रहा हूँ, नैरेटिव होता है कि भाई ये यूबीडी वाले कहते हैं गद्दार है, और यूबीडी वाले के साथ कहते तो यहाँ एक अलग कहते हैं कि ये लोग यूबीडी वाले मुसलमान हो गए। तो मुसलमान वोटर आपको बेचारा नहीं लग रहा है कि फंस गए हैं? उन्होंने नहीं फंसना चाहिए भाई, उन्होंने देखना चाहिए उनका विकास कहाँ है, उनके बच्चों का विकास कहाँ है। सही बात, आज डेवलपमेंट पे आज बात होनी डेवलपमेंट की बात पे उन्होंने सोचना चाहिए, एजुकेशन की बात पे सोचना चाहिए, हायर एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, अपने एरिया के बारे में सोचना चाहिए। आज आप देखो ना क्या बिल्डिंग है, एक जन्मे हुए बच्चे को आप ये खिड़की से वो खिड़की में दे सकते हो। चिल्ला रही हूँ सर रिडेवलपमेंट के बारे में, नहीं हो रहा है। आज शिंदे साहब आने के बाद में कितने तो क्लस्टर्ड उनके प्रोसीजर पूरे हो रहे हैं, ये क्लस्टर नहीं हो सकते? नागपाड़ा में, मदनपुरा में ये क्लस्टर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन सब अड़ा के रखा था। एसटीपी का प्रोजेक्ट सर दबा के रखा था, आज शिंदे साहब आए पूरा हुआ, कोस्टल रोड पूरा हुआ, सारी चीजें पूरे हो रही, सब अटका के रखे थे, हो रहे ना। तो मुसलमान भाइयों ने समझना चाहिए कि सिर्फ एक चीज को पकड़ के आप मत चलो और इनके बहकावे में मत आओ। कैसे आपकी बैलेंस करते हो? फैमिली, आपके एरिया में जो है 42% से ज्यादा मुसलमान है उधर, जी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और एक हिंदुत्व का बीजेपी जो है हर इलेक्शन में मुद्दा लेके आती है, आप दोनों के साथ हो, तो आप अपनी बैलेंस कैसे करते हो? मेरा और हिंदुत्व, कैसे करोगे आप? मेरा हिंदुत्व जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे ने सिखाया है वो हिंदुत्व है। क्या है? मैं जात से हिंदुत्व की बात दोनों नहीं अलग-अलग करती मतलब हूँ। निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, वो कोई समाज का हो, क्योंकि अगर बाला साहब को इस तरह का हिंदुत्व, जातिवादी हिंदुत्व अगर उनको चाहिए होता तो उनको रोज चेक करने वाले डॉक्टर जलील परकार ये मुसलमान क्यों होते भाई? उनको शक होता कि भाई मैं तो मेरा जात हिंदू लेके चल रहा हूं, तो ये मुझे कोई भी इंजेक्शन देके मार डालेंगे। होता कि नहीं होता? थोड़ा ख्याल तो होता, लेकिन वो विश्वास करते थे। जैसे मैंने कहा साबिर शेख, उनके यहाँ मंत्री है, इनकी जो अभी जो सत्ता थी, इनमें इनके यहाँ से कौन मंत्री था बताओ ना? 2.5 साल में कौन मंत्री था मुसलमान? लेकिन अब्दुल सत्तार भाई थे ना मंत्री। अब की जो किसी मुसलमान भाई ने शिंदे साहब को इनिशिएटिव दिखाया नहीं, क्योंकि वो शायद नहीं लड़ना चाहते। अगर वो दिखाया होता ना तो शिंदे साहब उसको भी टिकट दे चुके होते। जी, अबू हाशिम आज़मी जी ने आपके एरिया में समाजवादी पार्टी के जो है कैंडिडेट को खड़ा किया, सईद खान साहब। एमआईएम में वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने फयाज़ अहमद को खड़ा किया है, तो यामिनी यादव को क्यों वोट देगा? अगर वोट लोग, आजकल के लोग जो हैं, जो मतदार है, जो वोटर्स है, की बात कर रहा हूँ, नहीं जो भी वोटर्स है, वोटर्स स्पेशली मुस्लिम की बात, स्पेशल मुस्लिम लोगों की बात करो आप, वोटर्स है ना वो भी, और पढ़े लिखे हैं सब, वो देखते हैं लोग क्या काम कर रहे हैं, कितने काम आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी कितनी है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, और आप आमदार बनने के बाद में कितने घमंड में चलते हो, आप खासदार बनने के बाद में कितने घमंड में चलते हो, वो भी देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो वो ऑब्जर्वेशन काम आता है। आप अगर आम लोगों के साथ में आमदार बन के घूमो, उनके साथ में पेश आओ, तो नहीं पसंद करते आपको। आज बच्चे मेरे साथ में घूमते हैं, मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, यार बच्चे बीच में क्यों आ रहे, वो ना मैं उनको बुलाती हूँ ना कुछ, वो बीच में आते हैं, यामिनी यशवंत यादव आई है। अगर बच्चा जान सकता है तो बड़े तो एडुकेटेड है, वो तो जान ही सकते हैं ना। तो बस ये है। ऐसी भी कहावत है कि ज़्यादा अगर मुस्लिम वोट उन लोग बटोरे हैं तो यामिनी यादव के आगे निकलने के चांसेस बहुत हैं।
देखिए आप नहीं लगाती मगर लोग तो कहते लोग लगा रहे हैं, तो मैं लोगों को बहुत दुआ देना चाहूंगी कि वो बोल रहे हैं वो सही हो जाए, उनकी दुआ काम आ कैसे जाए। भी हो जाए मैं जीत जाऊं। हाँ, उनका उनका उनकी दुआ काम आ जाए, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है। और अगर जिसने मुझे लोकसभा में वोट भी नहीं किया होगा ना, देखो नहीं किया है, समझ लो किसी ने नहीं किया है, लेकिन उसके में कहीं ना कहीं काम आई होगी ना, तो उसकी दिल की दुआ निकलती है। तो ये बात स्पष्ट है कि जो माहौल एमपी इलेक्शन में तो वो माहौल अब नहीं है, नहीं है, नहीं है। इससे यामिनी जादव को फायदा होगा। फायदा नहीं, मैं जीतूंगी। जीत जाओगे। अच्छा अभी भी आपने बहुत अच्छा लगा मुझे जब आपने लोधा जी के बारे में बात की, इतने बड़े नेता को कहा, और आपने आपकी मैं खुद पर्सनली सराहना करूंगा कि आपने बिंदास कहा कि वो उनका एरिया है, वो मेरा एरिया है, वो उनका एरिया संभाले, मैं मेरा। नीतीश राणे ऐसा है कि बार बार मुसलमानों को मारने की बात करता है, हर्ट करता है। आप अपने वोटर्स को क्या हर एक का नेचर होता है, देखो हर एक का नेचर होता है, वो नेचर बार बार बाहर आता है। मैं उनके बारे में, उनका उनका हक है, आपके वोटर्स मेरे वोटर्स है, लेकिन मैं सोचती हूँ आपको वोट दिया जी, मैं नीतीश राणे की स्टेटमेंट देखता हूँ कि यार ये इन्हीं की पार्टी की है, और कह रही है कि कह रहा है कि मुसलमानों को घुस के मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं तो आऊँगा मैडम आपका वो बंदा कह रहा है, तो यामिनी वो मेरा बंदा नहीं है, वो बीजेपी का है, लेकिन मेरा बंदा मैं लोगों को बोलूंगी कि अगर वो आप उनको देख रहे हो, तो मेरा बंदा जो मुझे लीड कर रहा है वो बोल रहा है मुसलमान बहन भी मेरी लाडली बहन है और मुझे उसको भी मदद करनी है। तो वो बात करते वो देखना है, ये काम करते वो देखना है। आप एक सवाल स्किप कर सकते हो जवाब। अगर नीतीश राणे आपके एरिया में, जो आप आईकला कंस्टिट्यूंसी में आके किसी जगह खड़े रह के जैसे वो हमेशा करता है, तो आपका क्या कहना, आप क्या करोगे? नहीं, वो मेरे एरिया में आके क्यों, जैसे अभी वो जहाँ से चुन के आते हैं ना, मैं में जाते हैं। नहीं, वो जहाँ से मैं उनको, वो भी मेरे भाई हैं, उनको मैं जरूर सलाह दूंगी कि आपका एरिया है, मैं आपके एरिया में नहीं आती हूँ, मेरे एरिया मुझे संभालने दो। क्या बात है, मेरा एरिया मुझे संभालने दो। हाँ, तो बहुत लंबा हो गया मैडम, बहुत सारे और सवाल है मगर वक्त बहुत कम है, और आपका अभी ये कैंपेनिंग में आप निकाल के आए हो। फटाफट बात करते हैं यामिनी जादव बाइकला डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में और एजुकेशन में क्या लोगों को देगी वोटर्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम, मराठी एंड ऑल कास्ट एंड रिलीजन, सब जो देखो मेरा मैनिफेस्टो कोई नहीं है, मैनिफेस्टो पार्टी बनाती है, एक उम्मीदवार का मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए। और मैं पूर्व विधायक हूँ यहाँ की, तो मेरे दिमाग में मेरे काम है और मेरा मैनिफेस्टो मेरे लोगों के जरूरतों के हिसाब से जाएगा। खत्म कर दिया मेरे लोगों के सवाल ये था, मैं आपको बता दूं, मेरा दूसरा ये सवाल था, पार्टी मैनिफेस्टो अलग होता है और जो एरिया में काम करते हैं उनको आपने कह दिया कि मेरे सवाल, मेरा मैनिफेस्टो कोई नहीं है और नहीं होना चाहिए। मेरे लोगों को क्या चाहिए वो पूरी करना, वो लोक प्रतिनिधि का मैनिफेस्टो होता है। अगर मेरे मैनिफेस्टो में मैं लेके चलती हूँ कि मुंबई पुलिस की जो महिलाएं हैं, आज मैंने उनके लिए जीआर निकलवाया, वो सरकार से मैंने झगड़ा किया। शॉर्ट में बताइए ना, वो था कि इनका जो यूनिफॉर्म है, प्रेगनेंसी में इनका यूनिफॉर्म बेल्ट और उनका बकल होता है मेटल का, वो फिटनेस अंदर दब जाता है और बहुत सारे मिसकैरेजेस हो रहे थे। ये बात मैंने पहले सरकार में उठाई, मुझे कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला। मुझे जवाब मिला 16 वीक्स के बाद में वो साड़ी पहन सकती है, लेकिन यही 16 वीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें मिसकैरेज ज्यादा होते हैं, मिसकैरेजेस। तो वो सरकार ने मेरी मानी नहीं है, सरकार ने मुझे साथ दिया और जीआर निकाला उन्होंने कि आप पहले मंथ से ही महिला पुलिस गर्भवती हो तो वो साड़ी पहन सकती है। तो वो एक अचीवमेंट है मेरे लिए और मैंने करके दिखाया। तो ये ऐसी छोटी छोटी लोगों को लगती होगी, ये चीज सरकार ने की है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, क्योंकि सरकार ने की है और महिलाओं के प्रति ये बहुत ही अच्छी चीज है। यामिनी जादव महिला हम लोग आदमी लोग का भी तो कुछ सर, मैं झगड़ा करती हूँ ये मैं बताऊं, हिंदुस्तान में महिला सर जब शक्ति फौजदारी कायदा बन रहा है, अभी उस कमेटी में मैं थी, आप जाके पूछो अमोल मिटकरी, हाँ, उन्होंने कहा था कि एक ही लेडी है जो जेंट्स के बारे में, लेडी होके भी हमेशा इधर झगड़ा करती है जेंट्स की साइड लेके। मेरा ये कहना है, एक बॉस अगर है उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगता है
तो वो एलिगेशंस को ढूंढा जाए वो सही है कि गलत बेचारा बदनाम हो है, जाता वो है। बेचारा बदनाम हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है, उसकी फैमिली जो वो फैमिली सफर करती है उनके बारे में सोचो। ये हमेशा मैंने मैं जेंडर फॉलो नहीं करती हूँ सर। अगर मैं जेंडर फॉलो करती होती तो शक्ति फौजदारी में सिर्फ महिलाओं की सोचती। उसमें मैंने कहा है वो मेरा भाई सफर नहीं होना चाहिए अगर वो कल्प्रिट नहीं है तो। मैं एक अगला वो चालू करने वाला हूँ, पुरुष शक्ति। हाँ तो मैं चाहूंगा कि यामिनी जादव हमारे साथ रहे। जरूर 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 जरूर, क्योंकि वो पुरुष मंडल है ही किधर? सर वो समाज का एक भाग है ना। मैं क्यों बोलूं, मैं इवन किन्नरों के बारे में, जी। मैं किन्नरों के बारे में भी बोलूंगी। समाज का भाग है, उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। और मैं जितने के आने के बाद मैं शिंदे साहब के साथ में वो करूंगी, उनके लिए भी लाऊंगी, क्योंकि वो भी एक इंसान है और उनको भी वो इसी तरह उनकी शरण। आज मुझे बताइए, महिला पीछे थी, उनको आगे आने नहीं दे रहे थे, पुरुष भाइयों ने महिलाओं को अलाउड किया ना, तो आज हम इक्वालिटी पे आ गए ना। तो अगर जेंडर इक्वालिटी हो रही है तो उसमें आपका इक्वालिटी जो है मेल जेंडर्स के लिए बहुत वो है। अभी ट्रेन में कोई लड़की खड़ी रहेगी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी इक्वल है ना, खड़े रहे बोला निकालते हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे लोग मजाक की लेकिन मैं बात। हमेशा से मैं पुरुष भाइयों के सवाल भी मैंने खड़े किए हैं, उनके भी प्रश्न मैंने ऊपर। मैडम ये हमारा लास्ट राउंड है, कुछ बहुत सारी चीज़ें बहुत और बात करना है मगर कर नहीं सकते। एक लास्ट बात करना, अरविंद सावंत जी ने जो है बीजेपी की कैंडिडेट शाइना एनसी को उन्होंने फॉरेन का माल कहा था, जिसके ऊपर उनकी एफआईआर है। एज अ लेडी, एज अ भारतीय नारी, एज अ बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली यामिनी जादव का क्या कहना है? एक लाइन में स्टेटमेंट बताइए। एक वर्ड में बताऊं, शेमलेस। ठीक है, बहुत अच्छा। बात करते हैं, एक रैपिड राउंड रहेगा मैडम, थोड़ा मुश्किल में डालेंगे हम, कोशिश करेंगे आपको धर्म युद्ध में डाल दें। आपको 2 नाम दिए जाएंगे, एक को सेलेक्ट करना जी। है, रीजन नहीं पूछोगे और खाली सेलेक्ट करना है। जी अब मुझे मालूम है आप बीच में रीजन पूछोगी और कुछ ना कुछ बहाना तो करोगे, फिर भी हमारा रैपिड राउंड चालू होता है। आपका रैपिड राउंड से हम चालू करते हैं आपके दोनों बेटे से। दोनों बेटे में यतीन या निखिल, दोनों में से यामिनी जादव किसको प्यार करती है? मैं दोनों को प्यार करती हूँ ये क्योंकि accepted- माँ हूँ। ये एक्सेप्टेड है, ये माँ हूँ इसमें मैं। आपको ऑप्शन दे दिए। मोदी जी या बाल ठाकरे? ऑफ कोर्स बाला साहब ठाकरे। वेरी गुड, ब्रेव आंसर। आपके दोनों से नाते अच्छे रहे हैं पहले, जो है मनसे से भी अच्छे रहे। आदित्य अमित ठाकरे, दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो यामिनी जादव किसको परफॉर्मेंस वाइज किसको नंबर ज़्यादा? मैं दोनों को भी नहीं दूंगी क्योंकि जो अमित जी हैं, भले उनके डैडी ने मुझे सपोर्ट किया लेकिन मैं उनके क्लोज नहीं हूँ और उनका काम अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो मे भी वो अच्छा काम करते होंगे, लेकिन दूसरों को तो मैं बोलिए मैं तो सुनना चाह रहा हूँ। पास करना चाहूंगी। पास करना चाहेंगे, वेरी गुड। उद्धव बालासाहेब ठाकरे या एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे जी। क्यों, मजबूरी है पार्टी की? नहीं नहीं, वो इंसान है और इंसानों को इंसान समझता है और खुद को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वो शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे का और दिगे साहब का समझता है। अच्छा, मुस्लिम नेताओं में जो है यहाँ पर अबू हाशिम आज़मी है, यूसुफ अबरानी आपके एरिया के हैं, और असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी, अगर ये 4 रखूँ तो किसको आप एक पसंद करोगे? नहीं यार, ये कौम के लिए अच्छा नेता है, ये मुस्लिम कौम के लिए अच्छा नेता है। मुझे नहीं समझ में आया। 4 अगर जैसे 2-4 बड़े नेता हों, मैंने 4 का नाम ले लेता हूँ। यामिनी अपना यूसुफ अबरानी है जो है, तो आपको ऐसा कौन सा नेता मुसलमान ऐसा लगता है कि यार ये मुस्लिम नेता मुस्लिम के एजुकेशन की बात कर रहा है, इनको घुमा नहीं रहा है, मुस्लिम के डेवलपमेंट की बात कर रहा है? कोई एक ऐसा नेता जहन में आता है कि मुस्लिम में कि नहीं यार ये थोड़ा सा मुसलमानों के लिए बात करता है? ओवैसी सर हमेशा अच्छी बात करते हैं, जो समाज ने लेनी चाहिए ऐसी बात करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी कहीं को तो चीजें कल नहीं। तो- देखो वो कल मेरे रैली में तो पार्टी बोल दिए कि सर फयाज मेरे अहमद- पार्टी के लिए कुछ भी बोले वो, लेकिन उनके ख्याल अपनी कौम की तरफ अच्छे है ना। ही इज लॉयल टू हिज कौम। वो मेरे लिए क्या बोल रहे हैं मुझे क्या मायने रखते हैं, वो मेरी जनता तय सवाल करेगी। भी वही है कि उनकी कौम के लिए वो क्या है। नहीं देख, हाँ वो मेरे लिए क्या बोलते हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी कौम के लिए तो ईमानदारी दिखाई ना। अच्छे ख्यालात रख रहे हैं वो। अच्छा, आप ही के फॉलोअर्स हैं, उनमें से 2 में से एक का नाम आपको लेना है, सैफ या शाकिर? सैफ।
अच्छा ठीक है, इसका क्यों बताती हूँ, अभी नहीं रीजन वो शाकिर आके आपसे पूछेगा। अच्छा, आप मुझे दोबारा सवाल पूछिए, मैं बताती हूँ। सबके नहीं, ये यही सवाल। क्यों ऐसा? नहीं बताती हूँ ना मैं, उसके पीछे लग के जवाब देती हूँ ना। तो आपका वापस पूछते हैं, आपके मुस्लिम कार्यकर्ता जो आपके लिए जी जान से हमने देखा है, सैफ पठान है, शाकिर है, दोनों में से सैफ या शाकिर? शाकिर मेरे भाई है और सैफ मेरा बेटा है। मगर अपने रूल में तो बेटा पहला आता है ना। जी जी जी, बेटा। अपने अपने इसमें तो एक का नाम चूसता था, तो सैफ। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी, आप हमारे पास है, हम आपको 1 मिनट देंगे, आप अपने वोटर्स को अपील कर सकते हैं, ये फुल चांस आपको दे रहे हैं कि आप कैसे लुभाना चाहते हो, आप बोल सकते हैं। नमस्ते, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। सबको मैं ये अपील करना चाहूँगी कि 5 साल आप लोगों ने मुझे दिए, आपकी वजह से एक जगह पे मैं पहुँची, और कभी एमएलए खुद को न समझते हुए मेरे भाईकला में रहने वाला हर एक इंसान एमएलए था, उसका हक था मुझ पे, वो मैंने काम करने की कोशिश की है। दोबारा आपके सामने आई हूँ, काम तो आपके सामने है, कोविड से लेके आज तक का बहुत ही काम करने की उम्मीद रखती हूँ, जज्बा रखती हूँ, हिम्मत रखती हूँ, ताकत भी रखती हूँ, और आगे जा रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि समाज में सबसे पहले पुरुषों का आदर तो होना चाहिए, लेकिन महिलाओं का आदर, ये भारतीय संस्कृति है। तो सोच समझ के महिलाओं वोट करिए, और पुरुष वर्गों आप भी वोट करिए, क्योंकि आपके घर में महिला बैठी है। ऐसे लोगों को वोट मत करिए जो महिलाओं के बारे में गलत सलत मीडिया में आके बोलते हैं। प्लीज ध्यान रखिए, दिमाग दिल और सबका मेल करिए। आपको यामिनी यशवंत जाधव तीर कमान, धनुष्य बाण, बो एंड एरो और 2nd नंबर बटन देखेगा। धन्यवाद मैडम, हमारे लिए भी जरा थोड़ा सा अपील कर दीजिए, गली न्यूज़ को लाइक। गली न्यूज़, सलीम भाई मेरे हमेशा, जो भी जितने भी पत्रकार हैं, तो जब पत्रकार सामने आते हैं, मिलते हैं, तो मैं गली न्यूज़ को उनका बहुत अच्छा स्टूडियो है, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ में चैटिंग की है, गप्पे मारे हैं, मैं उनके बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और हर एक को गली न्यूज़ में आके ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है, मैं तो कहूँगी मैंडेटरी है। इट्स रियली एंजॉयबल। जी, थोड़ा सा अपील कर दीजिए कि हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब। ये जो गली न्यूज़ आप देख रहे हैं, ना कि मेरी इंटरव्यू, बल्कि गली न्यूज़ की हर इंटरव्यू को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मेरे सलीम भाई को इससे भी बड़ा स्टूडियो वो बनाए, इस लेवल पे आप लोग लेके जाइए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी यामिनी जाधव, लड़ रही है, बीमारी से लड़ रही है, अपने पॉलिटिकल करियर में है, और आपने इसकी जिंदा दिली देखी। हम चाहते थे कि यामिनी जाधव जो है आके खुल के बात की। आप लोग बताइए कि यामिनी जाधव ने खुल के बात की है या नहीं कही है। इन्होंने जो चीज़ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, डेवलपमेंट की बात की, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, और हमारे पॉडकास्ट में आप क्या देखना चाहते हैं, हमारे से रब्ता करते रहिए, हमारे को मैसेज भेजिए, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे ही देखने के लिए सब में पहले गली न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें बहुत बहुत दुआ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। शुक्रिया।